हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत ही अमेजिंग चाइनीज ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम फीमेल लीड शाओजी को देखते हैं, जिसे पता चलता है कि उसने लू ग्रुप के प्रेसिडेंट के साथ नाइट स्पेंड कर ली है। फिर वो चुपके से अपने शूज उठाकर वहाँ से भागने लगती है। जब वो होटल रूम से बाहर आती है तब वहाँ उसे अपनी स्टेप सिस्टर ली वेई मिलती है, जो उससे कहती है काम हो गया। शाओजी कहती है हाँ। फिर ली वेई उसे एक कार्ड देते हुए बोली, ये कार्ड लो और अपनी मदर की जान बचा लो। ये कहकर वो उस कार्ड को नीचे गिरा देती है। अब हमें फ्लैशबैक में एक सीन दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि शाओजी की मॉम हॉस्पिटल में होती है। तभी ली वेई वहाँ आकर बोली, अगर तुम्हारे पास सर्जरी के लिए पैसे नहीं है तो तुम्हारी मॉम को हॉस्पिटल से निकाल दिया जाएगा और फिर वो स्ट्रीट्स में मर जाएंगी। लेकिन मैं तुम्हें एक चांस देना चाहती हूँ। मेरी जगह पर तुम्हें एक मैन के साथ नाइट स्पेंड करनी होगी और उसके बदले में मैं तुम्हें $1,00,000 दूंगी। अब हम देखते हैं कि शाओजी उस कार्ड को लेकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद ली वेई अपने आप से बोली, इसने मेरी जगह पर इस 60 साल के ओल्ड मैन के साथ नाइट स्पेंड की, सिर्फ शाओजी इसके लायक थी। इसके बाद ली वेई उस होटल रूम के अंदर जाती है और इस ड्रामा के मेल लीड लू वैन के पास जाकर सो जाती है, जिसे वो 60 साल का ओल्ड मैन समझ रही थी। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। लू वैन की जब नींद खुलती है तो उसे याद आता है कि उसने लास्ट नाइट किसी लड़की के साथ नाइट स्पेंड कर ली थी। इसके बाद वो अपने क्लोथ्स पहनता है और ली वेई से कहता है, क्या मुझे कल तुमने बचाया? फिर वो उसे अपना कार्ड देकर बोला, मैं तुम्हें रीपे करूंगा। उस कार्ड पर ली वेई उसका नाम देखती है और अपने आप से कहती है, ये तो लू ग्रुप का प्रेसिडेंट है। इसका मतलब शाओजी ने गलती से कल रात इसके साथ नाइट स्पेंड कर ली। अगर ऐसा है तो अब मुझे उस ओल्ड मैन के साथ फ्लर्टिंग नहीं करनी पड़ेगी। अगले सीन में हम शाओजी को देखते हैं, जो डॉक्टर से बोली, मेरी मॉम अब कैसी है? डॉक्टर कहता है, उनकी सर्जरी सक्सेसफुल हुई, अब उन्हें बस अच्छे से रेस्ट करने की जरूरत है। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चला गया। इसके बाद शाओजी रोते हुए अपने आप से बोली, मॉम मैं आपको बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अब हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम शाओजी के 2 बच्चों को देखते हैं, जिनका नाम है यी चेंग और याओ याओ। तभी वहाँ शाओजी का एक फ्रेंड जियांग आता है, जो उससे कहता है, क्या तुम सच में चाइना वापस जा रही हो? शाओजी कहती है, हाँ 5 साल हो चुके हैं, अब मुझे वापस जाना होगा। इसके बाद वो अपने मन में बोली, मेरे और ली वेई के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो खत्म हो चुका है। फिर वो अपने बच्चों से कहती है, चलो अपने अडॉप्टिव फादर को गुड बाय कहो। फिर वो दोनों जियांग को गुड बाय कहकर चले जाते हैं। अगले सीन में शाओजी चाइना वापस आती है और अपने बच्चों से कहती है, मैंने तुम दोनों के लिए एक बहुत बड़ा घर खरीदा है, देखती हूँ वो तुम दोनों को पसंद आता है या नहीं। इस पर याओ याओ बोली, अगर मैं आप दोनों के साथ रहूंगी तो मुझे वो डेफिनेटली पसंद आएगा। तभी शाओजी के पास एक मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ था कि तुम्हारा पर्सनल ज्वेलरी एग्जीबिशन चाइना में बहुत सक्सेसफुल रहा, क्या तुम इस एग्जीबिशन को देखने के लिए नहीं आने वाली? इस पर शाओजी रिप्लाई में कहती है, मैं अपने बच्चों के साथ अभी अभी चाइना वापस आई हूँ, वो बहुत थक गए हैं, तो पहले मैं उन्हें घर लेकर जाऊंगी। ये कहकर वो उन्हें वहाँ से ले जाती है। अगले सीन में हम ली वेई को देखते हैं, जो एयरपोर्ट पर एक आना नाम की डिजाइनर को पिकअप करने के लिए आई थी और फिर गुस्से में अपने असिस्टेंट से कहती है, मैं पर्सनली उसे यहाँ पिकअप करने के लिए आई, लेकिन फिर भी उससे नहीं मिल सकी। तो असिस्टेंट बोली, हो सकता है वो हमें बिना नोटिस किए हुए चली गई हो, आफ्टर ऑल हमें पता नहीं कि वो कैसी दिखती है। इस पर ली वेई कहती है, तुमने तो कहा था कि जब वो बोर्ड देखेगी तब हमसे मिलेगी, लेकिन ये आइडिया तो बेकार निकला। ये कहकर वो उस बोर्ड को फेंक देती है और फिर अपने मन में कहने लगी, इतने साल में मैंने ज्वेलरी डिजाइन वर्ल्ड में काफी अच्छी पोजीशन प्राप्त कर ली है, क्योंकि मेरे पास लू ग्रुप का सपोर्ट था। लेकिन इसके अलावा एक और रीजन है, मैंने आना की डिजाइन कॉपी किए, लेकिन किसी की डिजाइन कॉपी करना एक लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है। मुझे किसी तरह आना का ऑफिस ज्वाइन करना होगा, उसके बाद ही मैं सिक्योर हो सकती हूँ। अगर मैं उससे एयरपोर्ट पर ना मिल सकी तो क्या हुआ, मैं उसके एग्जीबिशन में जाकर उसका वेट करूंगी। तभी वो अपने सामने शाओजी को देखती है और उससे गुस्से में कहती है, शाओजी तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो अब्रॉड में थी ना, तो फिर वापस क्यों आ गई? बाय द वे तुम्हारी मदर ठीक है या फिर मर गई? इस पर शाओजी कहती है, हमें मिले हुए 5 साल हो चुके हैं, फिर भी अभी तक तुम्हें सही से बात करना नहीं आया। तभी यी चेंग कहता है, मॉम ये लड़की कौन है? उसे देखकर ली वेई अपने मन में बोली, ये बच्चा बिल्कुल लू वैन जैसा क्यों दिखता है, कहीं ये दोनों उसी के बच्चे तो नहीं? इसके बाद शाओजी उन दोनों से बोली, ये एक अच्छी लड़की नहीं है और मैं इसे नहीं जानती। इसके बाद वो उन्हें वहाँ से ले जाती है और फिर ली वेई कहने लगी, इनकी एज तो 5 साल लग रही है, 5 साल पहले ही तो शाओजी ने लू वैन के साथ नाइट स्पेंड की थी। अगले सीन में यी चेंग अपनी मॉम से कहता है, मॉम वो बुरी लड़की आपको बुली किया करती थी क्या? ये सुनकर शाओजी अपने मन में कहती है, ली वेई से मिलते ही इसने ये बात नोटिस भी कर ली। इसके बाद वो उससे कहती है, नहीं मैंने कभी भी किसी को अपने आप को बुली नहीं करने दिया। फिर यी चेंग अपने मन में बोला, मॉम को तो झूठ भी बोलना नहीं आता, लेकिन मुझे पागल बनाना इतना आसान नहीं है। उसने मेरी मॉम को बुली किया है ना, नेक्स्ट टाइम जब उससे मिलूंगा तो उससे अच्छे से सबक सिखाऊंगा। अगले सीन में शाओजी एग्जीबिशन में जा रही होती है, तभी वो सामने लू वैन को आते हुए देखती है, जिसको काफी चोट आई हुई थी। कुछ लोग उसका पीछा कर रहे थे, तो शाओजी उसे बचाने के लिए अपने साथ ले जाती है और वो दोनों एक जगह पर जाकर छुप जाते हैं। अब हम देखते हैं कि कुछ लोग उसे चाकू लेकर ढूंढ रहे थे, फिर वो उसे ढूंढने के लिए कहीं और चले जाते हैं। इसके बाद लू वैन उससे बोला, यहाँ से जाने के बाद तुमने जो भी देखा इस बारे में किसी को मत बताना। ये कहकर वो जाने लगता है, लेकिन तभी वो शाओजी
के ऊपर गिर जाता है। अगले सीन में वो उसे लेकर हॉस्पिटल में आई होती है और फिर अपनी फ्रेंड लिनलिन के पास कॉल करके कहती है, आज मैं एग्जीबिशन में नहीं आ पाऊंगी क्योंकि मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया, तो प्लीज एग्जीबिशन को तुम संभाल लेना। इस पर लिनलिन कहती है, ठीक है, तुम उसकी फिक्र मत करो, आफ्टर ऑल हम इतने क्लोज फ्रेंड्स हैं, मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। तभी वहाँ डॉक्टर आता है तो शाओजी बोली, अब वो कैसा है? डॉक्टर बोला, वो ठीक है और आप उनसे मिल सकती है। इसके बाद शाओजी उससे मिलने के लिए जाती है और फिर अपने मन में कहती है, कुछ लोग चाकू लेकर इसका पीछा कर रहे थे, कहीं ये जेल से भागकर तो नहीं आया, लेकिन ये दिखने में बिल्कुल यी चैंग जैसा दिखता है। ये कहकर वो उसके फेस को टच कर रही होती है, तभी वो उसका हाथ पकड़ लेता है। शाओजी उससे हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है और उससे कहती है, कोमा में होकर भी तुमने मेरा हाथ इतना टाइटली पकड़ा हुआ है, मैं तुम्हें पहले ही बता रही हूँ, मेरा तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं है, मैं बस एक काइंड पर्सन हूँ, इसीलिए तुम्हें हॉस्पिटल लेकर आई। फिर शाओजी की काफी कोशिश करने के बाद भी वो उसका हाथ नहीं छोड़ रहा था। तभी शाओजी कहने लगी, मेरे पास तुम्हारी कोई आइडेंटिटी नहीं है, तो मैं तुम्हारी फैमिली से कॉन्टेक्ट नहीं कर सकती। इसके बाद वो उसके पास ही बैठ जाती है और कहती है, लगता है आज तो मैं यहाँ से नहीं जा पाऊंगी। तभी उसके पास यी चैंग का कॉल आता है जो कहता है, मॉम आप कहाँ पर हैं? तो शाओजी बोली, मुझे आज जरूरी काम है इसलिए मैं घर वापस नहीं आ सकती। मैंने अपनी फ्रेंड लिनलिन से कहा है कि आज रात को तुम्हारे साथ रुकेगी, लेकिन उसके आने से पहले तुम दोनों घर से बाहर मत निकलना। ये कहकर वो कॉल कट कर देती है। अगली सुबह ल्यूवेन को जब होश आता है तब वो देखता है कि शाओजी उसके पास में सोई हुई थी, तो वो उसे खुद से दूर हटा देता है। फिर शाओजी बोली, क्या तुम ठीक हो? तुम्हारी चोट में दर्द तो नहीं हो रहा? तभी ल्यूवेन को याद आता है कि ये वही लड़की है जिसने कल रात उसे बचाया था। फिर वो उससे बोला, क्या तुमने मुझे सेव किया था? चलो बताओ तुम्हें बदले में क्या चाहिए? शाओजी कहने लगी, तुम्हें डॉक्टर्स ने बचाया है, मैंने नहीं, मैं तो बस तुम्हें हॉस्पिटल लेकर आई। ल्यूवेन बोला, क्या तुम्हें मुझे बचाने के बदले में मुआवजा नहीं चाहिए? ये सुनकर शाओजी अपने मन में कहती है, मैंने इससे कहा कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, फिर भी पूछे जा रहा है, लगता है ये ऐसा पर्सन है जिसे पैसे उड़ाना पसंद है। फिर उससे कहती है, हाँ मुझे सच में मुआवजा नहीं चाहिए, बस ये समझ लो कि मुझे लोगों की हेल्प करना पसंद है। तुम पूरी रात से कोमा में थे तो तुम्हें भूख लगी होगी, तो मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में वो उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर वापस आती है तो देखती है कि ल्यूवेन वहाँ पर नहीं था। इसके बाद वो बाहर जाकर एक नर्स से बोली, बेड नंबर 52 पर जो पेशेंट था वो कहाँ गया? तो नर्स कहती है, वो तो ऑलरेडी डिस्चार्ज हो चुका है। ये सुनकर शाओजी अपने आप से कहती है, कितना वियर्ड पर्सन था, और इसके बाद वो भी वहाँ से चली गई। वहीं दूसरी ओर हम ल्यूवेन को देखते हैं जो अपनी कंपनी में वापस चला गया था और वहाँ बैठे हुए लोगों से कहता है, तुम सब लोग यहाँ मीटिंग क्यों कर रहे हो? इस पर एक एम्प्लॉय बोला, हमने सुना कि आप किडनैप हो गए थे और आपको इंजरी भी आई थी, लेकिन आप तो कंपनी को विजिट करने आ गए। फिर उसका अंकल कहता है, ग्रैंडसन तुम ठीक तो हो ना? ल्यूवेन कहता है, हाँ। फिर वो लोग बातें करने लगते हैं कि मिस्टर लू तो बिल्कुल ठीक लग रहे हैं, फिर ये फेक न्यूज किसने फैलाई कि इनको इंजरी आई है? तभी ल्यूवेन उनसे बोला, आप लोग देख सकते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो सब लोग काम पर वापस जाओ। इसके बाद सभी लोग वहाँ से उठकर चले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि ल्यूवेन की चोट में पेन हो रहा था। फिर वो अपने असिस्टेंट से कहता है, जाकर इन्वेस्टिगेशन करो कि मेरी किडनैपिंग के पीछे मास्टरमाइंड कौन था, और हाँ उस लड़की का भी पता लगाओ जिसने मेरी लाइफ सेव की है, उसे $1 मिलियन ट्रांसफर कर दो। असिस्टेंट इसके लिए हाँ कहकर वहाँ से चला गया। अगले सीन में शाओजी अपने बच्चों को लेकर बाहर आई होती है और उनसे कहती है, कुछ दिनों से मैं काम में बिजी थी इसलिए तुम दोनों के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया, आज बड़ी मुश्किल से मुझे टाइम मिला है, तो बताओ तुम क्या करना चाहते हो? इस पर याओ कहती है, मम्मा मुझे गेम खेलना है। फिर वो यी चैंग से पूछती है, और तुम क्या करना चाहते हो? तभी यी चैंग अपने सामने ली वेई को जाते हुए देखता है और अपने मन में कहता है, ये तो वही लड़की है जिसने लास्ट टाइम मम्मा को बुली किया था। फिर वो अपनी मॉम से बोला, मॉम मेरा कोई प्लान नहीं है, आप बस याओ के साथ खेलो। इसके बाद वो याओ के साथ वहाँ पर गेम खेलने लगती है। तभी यी चैंग अपनी मॉम से बोला, मम्मा मुझे टॉयलेट जाना है। शाओजी कहती है, चलो मैं ले चलती हूँ, लेकिन यी चैंग कहने लगा, इसकी जरूरत नहीं, मैं जब यहाँ आ रहा था तब मैंने टॉयलेट देखा था, तो मैं वहाँ अकेले चला जाऊंगा। फिर शाओजी बोली, ठीक है लेकिन जल्दी वापस आ जाना, मैं और तुम्हारी सिस्टर यहाँ तुम्हारा वेट कर रहे हैं। फिर यी चैंग वहाँ से चला गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये वही वहाँ पर एक नेकलेस खरीदने के लिए आई हुई थी। सेल्स गर्ल उसे एक नेकलेस दिखाती है। फिर वो अपने मन में कहने लगी, 5 साल हो चुके हैं, ल्यूवेन मेरी हर बात के लिए अग्री करता है, लेकिन मुझसे शादी नहीं करना चाहता। कुछ दिनों में मैंग फैमिली में पार्टी होने वाली है, ये मेरे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। इसके बाद वो उस लड़की से नेकलेस को पैक करने के लिए कहती है। तभी वहाँ पर यी चैंग आता है और अपने मन में कहता है, तुमने मेरी मॉम को बुली किया था ना, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। फिर वो वहाँ जाकर उसके पर्स में एक फेक कॉकरोच डाल देता है और उससे बोला, आंटी मुझे मेरी मम्मा कहीं नहीं मिल रही, क्या आप उन्हें ढूंढने में मेरी हेल्प कर सकती हैं? अरे आप तो वही लेडी है ना जो एयरपोर्ट पर मिली थी। तभी ली वेई उससे बोली, क्या तुम्हें अपनी मम्मा नहीं मिल रही? यी चैंग कहता है, हाँ, क्या आप मेरी हेल्प कर सकती हैं? ली वेई कहने लगी, हाँ मैं करूंगी, लेकिन मैं ये जानने के लिए क्यूरियस हूँ कि तुम्हारे फादर कौन है? तो यी चैंग कहता है, मेरे फादर मम्मा के साथ ही हैं। ठीक है फिर मुझे बताओ तुम्हारे फादर कौन है? आप मेरे फादर का नाम क्यों जानना चाहती हैं? ये सुनकर ली वेई अपने मन में कहती है, इसका फादर ल्यूवेन तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर ये ल्यूवेन जैसा क्यों दिखता है? मुझे इसका हेयर सैंपल लेना होगा ताकि डीएनए टेस्ट करवा सकूं। ये कहकर वो उसके सर में हाथ रख रही होती है, लेकिन तभी यी चैंग उससे दूर हट जाता है। आंटी अगर मेरे पेरेंट्स को मैं नहीं मिला तो उन्हें मेरी बहुत फिक्र
फिक्र होगी। अगर आप मेरी हेल्प नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं खुद उन्हें ढूंढ लूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर सेल्स गर्ल वहाँ आकर उसे उसका नेकलेस देती है। लीवे उसे पे करने के लिए अपना पर्स निकालती है और अचानक से कॉकरोच को देखकर डर जाती है। फिर सेल्स गर्ल उसे टच करके बताती है कि ये फेक है। ये सुनने के बाद लीवे को समझ आता है कि ये फेक कॉकरोच उसी बच्चे ने उसके बैग में रखा है। फिर वो गुस्से में कहती है, उसकी हिम्मत कैसी हुई मेरे साथ ऐसा करने की। वहीं दूसरी ओर ये चंग भागते हुए वहाँ से जा रहा होता है और फिर अपने आप से कहता है, वो आंटी ट्रिक्स यूज करके मेरे फादर का नाम जानना चाहती थी। यहाँ तो मुझे खुद नहीं पता कि मेरे फादर कौन है। इसके बाद वो पास में टॉयलेट देखता है और अपने आप से बोला, मैंने मॉम से कहा था कि मैं टॉयलेट जा रहा हूँ, तो अब मुझे टॉयलेट जाना होगा ताकि ऐसा ना लगे कि मैंने झूठ बोला है। ये कहकर वो वॉशरूम में चला जाता है। वहीं दूसरी ओर लुवेन भी उसी वॉशरूम में था। उसका असिस्टेंट उसे बता रहा होता है कि मुझे वो लड़की कहीं नहीं मिली। मैंने हॉस्पिटल में जाकर पूछा तो उन्होंने बताया कि आपके जाने के कुछ टाइम बाद ही वो वहाँ से चली गई थी। ये कहकर वो कॉल कट कर देता है। तभी वहाँ पर ये चैंग आ जाता है। वो दोनों सेम तरीके से हैंड वॉश करके अपने बाल ठीक करने लगते हैं और फिर दोनों एक दूसरे से कहते हैं, तुम मुझे कॉपी कर रहे हो? लुवेन बोला, तुमने ये जानबूझकर किया ना? फिर अपने मन में कहता है, ये बच्चा मेरे जैसा क्यों लग रहा है। तभी ये चैंग उसे डैडी कहकर हक कर लेता है। डैडी, फाइनली मैंने आपको ढूंढ लिया। लुवेन कहता है, तुम मुझे गलत पर्सन समझ रहे हो, मैं तुम्हारा फादर नहीं हूँ। डैडी, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं ये चैंग हूँ। मेरी सिस्टर और मैं आपको बहुत मिस करते हैं। ये सुनकर लुवेन अपने मन में कहता है, मुझे इस बच्चे के साथ इतना क्लोज फील क्यों हो रहा है। ये मेरा बच्चा तो नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने तो सिर्फ लीवे के साथ नाइट स्पेंड की थी और वो 5 साल से मेरे सामने है। उसके अलावा तो मैं किसी अदर वुमेन से मिला भी नहीं। फिर वो ये चैंग से कहता है, तुम जरूर मुझे गलत पर्सन समझ रहे हो। अच्छा ये बताओ तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पर है? मैं उन्हें ढूंढने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। इस पर ये चैंग कहता है, मेरी मॉम ने मुझे कभी नहीं बताया कि मेरे फादर कौन है, लेकिन कोई बात नहीं डैडी, मैं आपको फॉलो करूंगा। चलो हम मम्मा को ढूंढने चलते हैं। ये सुनकर लुवेन कहता है, मैं लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूँ, मैं तुम्हारा फादर नहीं हूँ। ये सुनकर ये चैंग अपने मन में कहता है, मुझसे कोई मिस्टेक नहीं हुई, यही मेरे फादर है। जब मैं इन्हें मम्मा के पास लेकर जाऊंगा तो कंफर्म हो जाएगा। इसके बाद वो उसे अपनी मॉम के पास लेकर जा रहा होता है, लेकिन तभी उसके पास उसके असिस्टेंट का कॉल आता है। तो वो ये चैंग से बोला, तुम थोड़ा वेट करो, मैं एक कॉल का आंसर दे के आता हूँ। ये कहकर वो कॉल उठाता है। तभी ये चैंग बोला, डैड आप यहीं रुकना, मैं अपनी मम्मा और सिस्टर को बुला कर लाता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। फिर असिस्टेंट उसे बताता है कि मुझे पता चला है कि जिसने आपको किडनैप करवाया था वो लू ग्रुप का ही एक शेयर होल्डर है। क्या आप खुद आकर देखना चाहते हैं? ये सुनकर लुवेन अपने मन में कहता है, मैंने इस बच्चे को उसकी मॉम के पास पहुंचा दिया है, मेरा उनसे मिलना इतना भी जरूरी नहीं। ये सोचकर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी ओर ये चैंग अपनी मॉम के पास जाकर बोला, मम्मा मैंने अपने फादर को ढूंढ लिया है, मैं उनसे अभी टॉयलेट में मिला। मैं और डैड बिल्कुल सेम दिखते हैं, मैं उन्हें अपने साथ यहाँ लेकर भी आया हूँ, प्लीज उधर देखो। तभी वो देखता है कि वहाँ पर कोई नहीं था। फिर शाओजी अपने मन में कहती है, ये अपने फादर से मिला, क्या कोइंसिडेंस है ना? हमारे चाइना वापस आते ही इसे वो ओल्ड मैन मिल गया। नहीं, जरूर इससे कोई मिस्टेक हुई होगी। फिर वो ये चैंग से कहने लगी, मैंने तुम्हें बताया था ना कि तुम्हारे फादर बहुत दूर काम करते हैं, जब तुम बड़े हो जाओगे तभी वो वापस आएंगे, तुम्हें यहाँ जरूर कोई गलत पर्सन मिला होगा। ये चैंग कहता है, नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि वो मेरे डैड ही थे, चलो मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। ये कहकर वो उसे बाहर लेकर जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। तो ये चैंग बोला, मॉम अभी तो वो यहीं पर थे, पता नहीं अब कहाँ चले गए। तो शाओजी कहती है, वो तुम्हारे फादर नहीं थे, तुम्हें जरूर कोई गलत पर्सन मिला होगा। ये सुनकर वो सैड हो जाता है। वहीं दूसरी ओर लुवेन जब वहाँ से जा रहा होता है तब उसे ये चैंग की कही हुई बात याद आती है। वो बार बार उसे अपना फादर बोल रहा था। ये याद करने के बाद वो अपने असिस्टेंट से बोला, 20 मिनट पहले मुझे यहाँ पर एक बच्चा मिला था, मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए। अगले सीन में शाओजी उन दोनों बच्चों को सुलाकर बाहर आती है। वहाँ पर उसकी फ्रेंड लिन आई हुई थी जो उसे एग्जीबिशन के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करती है और फिर उससे बोली, तुम्हारा अपने करियर का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया है, अब नेक्स्ट तुम क्या करने वाली हो? शाओजी कहती है, मैं चाइना वापस इसलिए आई हूँ ताकि शाओ फैमिली ने जो मेरे साथ किया था मैं उन्हें उसका सबक सिखा सकूं, लेकिन अभी उसका टाइम नहीं आया है, पहले मैं एक अच्छी पोजीशन मिलने का वेट करूंगी। तभी लिन बोली, क्या तुमने अपने बच्चों के फादर को ढूंढने के बारे में सोचा? शाओजी कहती है, नहीं। फिर अपने मन में बोली, मुझे उनसे ये बात छुपानी होगी क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कि उस रात मेरे साथ कौन था। एक आदमी जिसने मेरे साथ सोने के लिए पैसे दिए हों, वो आदमी एक अच्छा पर्सन तो कभी नहीं हो सकता। मैं उसे मेरे बच्चों की एग्जिस्टेंस के बारे में पता भी नहीं चलने दूंगी। फिर लिन उसे एक इन्विटेशन देते हुए बोली, ये मिस्टर मैंग की पार्टी का इन्विटेशन है, तुम आना मत भूलना। अगले सीन में वो एक बहुत अच्छी ड्रेस पहनकर उस पार्टी में पहुंच जाती है। लीवे उसे देखकर कहती है, शाओजी यहाँ क्या कर रही है? वहीं पार्टी में बाकी लोग उसे देखकर कहने लगे, इस लड़की से पहले मैं कभी नहीं मिला, लेकिन मिस्टर मैंग की पार्टी में आई है तो ये कोई ऑर्डिनरी पर्सन तो होगी नहीं, इसका फेस और बॉडी भी काफी ब्यूटीफुल है। इसके बाद शाओजी अंदर जा रही होती है और लीवे भी उसके पीछे चली जाती है। फिर उससे कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? शाओजी बोली, तुम्हें दिखाई नहीं देता? मैंने पार्टी ज्वाइन की है। लीवे बोली, तुम मैंग फैमिली की पार्टी में आई हो, तुम्हें पता है ये पार्टी कितने हाई क्लास लोगों के लिए है, तुम जैसे लोग जिनका कोई स्टेटस ना हो उनका इस पार्टी में आना अलाउ नहीं है। मुझे तो लगता है तुम जबरदस्ती इस पार्टी में
में घुस गई। फिर अपने मन में बोली, लुवेन भी आज इस पार्टी में आने वाला है, मैं किसी भी कीमत पर इन दोनों को मिलने नहीं दूंगी। तभी शाओजी बोली, मैं यहाँ कैसे आई उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं। तभी लीवे उसे वहाँ से बाहर निकालने लगती है। तभी शाओजी कहती है, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी और तुम्हारे पास मुझे यहाँ से निकालने का कोई अधिकार नहीं है। तो लीवे बोली, ये जगह तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है, तुम्हें अगर इन्होंने यहाँ से निकाला तो शाओ फैमिली की भी इंसल्ट होगी, इसीलिए मैं तुम्हें एडवाइस दे रही हूँ, तुम खुद यहाँ से चली जाओ। लेकिन शाओजी कहने लगी, तुम्हें मेरे बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, सब जानते हैं कि अब मेरे और शाओ फैमिली के बीच कोई रिलेशनशिप नहीं। और दूसरी बात, मैंग फैमिली ने मुझे खुद पर्सनली इन्वाइट किया है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद लीवे गुस्से में बोली, हमें मिले हुए 5 साल हो गए, लगता है अब तुम कुछ ज्यादा ही ब्रेव हो चुकी हो और ये भी कह रही हो कि तुम यहाँ पर्सनली मैंग फैमिली ने इन्वाइट किया है। तभी वहाँ पर मिस मैंग आती है और उससे बोली, पार्टी स्टार्ट होने वाली है तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो लीवे बोली, मैं बस यहाँ थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करने आई थी। बाय द वे, आपने जो रिंग पहनी हुई है वो काफी एक्सपेंसिव लग रही है। इस पर मिस मैंग बोली, हाँ ये हमारी एंशिएंट रिंग है, मुझे बहुत पसंद थी तो मैंने अपने ग्रैंडफादर से इसे मांग लिया। तभी एक वेटर वहाँ आकर कहता है, मिस मैंग सब लोग आपका हॉल में वेट कर रहे हैं। ये सुनकर मिस मैंग वहाँ से चली जाती है। इसके बाद लीवे अपने आप से बोली, तुम्हारी ये प्रीसियस रिंग अगर खो गई तो डेफिनेटली इस पार्टी में ट्रबल हो जाएगी। शाओजी, तुम खुद यहाँ से नहीं जाना चाहती ना? अब देखो ये लोग तुम्हें कैसे धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकालते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि शाओजी के पास उसके मास्टर का कॉल आता है जो उससे कहते हैं, आना क्या तुम मैंग फैमिली की पार्टी में गई हो? शाओजी कहती है, हाँ, मिस्टर मैंग आपके काफी क्लोज फ्रेंड है, इसीलिए उन्होंने मुझे स्पेशली इस पार्टी के लिए इन्विटेशन भेजा। इसके बाद वो कॉल कट कर देती है। फिर उसे फ्लैशबैक में एक सीन याद आता है जिसमें उसके डैड उसे धक्का मारकर कहते हैं, मुझे डैडी बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मॉम से डिवोर्स ले चुका हूँ, अब से तुम और तुम्हारी मॉम मरो या जियो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। शाओजी उनसे रिक्वेस्ट करते हुए बोली, डैड प्लीज मेरी मॉम की जान बचा लो, वो भी तो कभी आपकी वाइफ हुआ करती थी। लेकिन उसके डैड बोले, अब सिर्फ लीवे की मॉम मेरी वाइफ है और हम तीनों एक हैप्पी फैमिली है। ये कहकर वो उसे किक मार देते हैं और फिर अंदर चले गए। ये याद करने के बाद शाओजी अपने मन में बोली, मेरी शाओ फैमिली के साथ सिर्फ एक ही रिलेशनशिप है और वो है दुश्मनी की। शाओ फैमिली ने हमारे साथ जो किया था, एक ना एक दिन उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। तभी वो वहाँ पर लीवे को देखती है जो एक वेटर से कहती है, तुम वो रिंग ले आई? तो वेटर उसे वो रिंग निकाल कर देती है। फिर हमें फ्लैशबैक में एक सीन दिखाया जाता है जिसमें मिस मैंग वॉशरूम में अपने हैंड वॉश कर रही होती है, जिसके लिए वो उस रिंग को निकाल कर साइड में रख देती है। तभी वो वेटर उस रिंग को वहाँ से उठाकर ले जाती है। अब हम देखते हैं कि लीवे उससे उस रिंग को लेती है और उसके बदले में उसे पैसे दे देती है, जिन्हें लेकर वेटर वहाँ से चली गई। ये सब सुनकर शाओजी कहती है, लीवे मैं भी देखना चाहती हूँ कि आखिर तुम क्या करने वाली हो। अगले सीन में वो वेटर जानबूझकर शाओजी के कपड़ों पर वाइन गिरा देती है और फिर उससे कहती है, आपकी आउटफिट खराब हो गई है, चलो मैं आपको इसे फिक्स करने के लिए ले चलती हूँ। शाओजी इसके लिए हाँ कहती है और उसके साथ चली जाती है। इसके बाद वो वॉशरूम में जाकर अपनी ड्रेस ठीक करने लगती है। तभी लीवे वहाँ आकर उसके बैग में रिंग डाल देती है और फिर जल्दी से वहाँ से चली गई। तभी शाओजी उसे देख लेती है और फिर अपने बैग से रिंग निकाल कर बोली, अच्छा तो तुम मेरे साथ ये ट्रिक्स यूज करना चाहती हो। फिर वो उस रिंग को अपने साथ लेकर बाहर आ जाती है। अगले सीन में वो वाइन ले जाकर लीवे के कपड़ों पर गिरा देती है। जब वो अपने कपड़े ठीक करने लगती है तो शाओजी मौका देखकर उसके बैग में उस रिंग को डाल देती है। फिर उससे बोली, मैं तो बस तुम्हारे साथ ड्रिंक करना चाहती थी, लेकिन तुम अचानक से पीछे घूम गई और मुझसे टकरा गई। इसके बाद लीवे अपने मन में कहती है, कोई बात नहीं, कुछ ही देर में तुम यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकाली जाओगी। तभी मिस मैंग वहाँ पर पुलिस को लेकर आती है और वहाँ सबसे बोली, कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। इसके बाद वो शाओजी के पास जाकर बोली, चलो मेरी रिंग वापस करो। तो शाओजी कहती है, मिस मैंग शायद आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तो मिस मैंग बोली, जब मैं ऊपर थी तब मेरी रिंग गायब हुई और उस वक्त वहाँ सिर्फ तुम और एक वेटर थी, मैंने उस वेटर को चेक किया, उसके पास कोई रिंग नहीं थी, तो वो रिंग जरूर तुमने चुराई है। ये सुनकर लीवे उससे बोली, शाओजी अगर तुमने सच में इनकी रिंग चुराई है तो वापस कर दो, वो इनकी एंशिएंट रिंग है, अगर तुम उन्हें वापस कर दोगी तो वो तुम्हें कोई पनिशमेंट नहीं देंगी। शाओजी बोली, मैंने कहा ना मैंने कोई रिंग नहीं चुराई। तभी एक लड़की आकर उससे कहती है, अगर तुम कह रही हो कि तुमने रिंग नहीं चुराई तो अपना बैग खोल कर दिखाओ। फिर मिस मैंग उसके हाथ से बैग छीनने की कोशिश करती है, लेकिन शाओजी उसे अपना बैग नहीं देती। तभी लीवे कहने लगी, शाओजी अगर तुमने सच में इनकी रिंग नहीं चुराई तो बैग खोलकर ये प्रूव क्यों नहीं कर देती, वरना सब लोगों को ऐसा लगेगा कि तुम्ही ने रिंग चुराई है। इस पर शाओजी बोली, मैंने कोई रिंग नहीं चुराई, अगर तुमने मेरा बैग चेक किया तो ये मेरी इंसल्ट होगी। तभी वो पुलिस से उसे पकड़ने के लिए कहती है और उसके हाथ से बैग छीन कर चेक करने लगती है, लेकिन उसमें वो रिंग उसे नहीं मिलती। फिर शाओजी उसके हाथ से बैग लेकर बोली, मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे पास वो रिंग नहीं है, लेकिन फिर भी तुमने मेरा बैग चेक करके सबके सामने मेरी इंसल्ट की है। तभी मिस मैंग कहती है, हो सकता है तुमने वो रिंग कहीं और छुपा कर रखी हो। फिर वो दो लड़कियों से कहती है कि इसकी ड्रेस उतारो। वो दोनों लड़कियां उसकी ड्रेस उतारने लगती हैं, लेकिन तभी वहाँ मिस मैंग के ग्रैंडपा आ जाते हैं। तो मिस मैंग ग्रैंडपा के पास जाकर कहती है, ग्रैंडपा इस लड़की ने मेरी एंशिएंट रिंग चुरा ली, लेकिन वो एडमिट नहीं करना चाहती, अब मैं इसकी ड्रेस उतरवा कर चेक करूंगी। तभी उसके ग्रैंडपा बोले, तुमने इतनी अच्छी पार्टी को बर्बाद कर दिया, तुम अपनी पावर यूज करके उसे सर्च कर रही हो, क्या मैंने तुम्हें यही सिखाया है? फिर ग्रैंडपा शाओजी के पास जाकर कहते हैं, तुम ठीक हो? शाओजी कहती है, हाँ। ये देखकर सभी लोग कहने लगे, मिस्टर मैंग इस लड़की को कैसे जानते हैं, आखिर इस लड़की की आइडेंटिटी क्या है? फिर ग्रैंडपा शाओजी से बोले, तुम्हें मैंने इस पार्टी में इन्वाइट किया था, लेकिन मैंने
मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम्हें यहाँ इतना सफर करना पड़ेगा। अपनी ग्रैंड डॉटर की जगह पर मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। तो शाओजी बोली, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। वो रिंग आपकी फैमिली की एंशिएंट रिंग है, तो उसे ढूंढना बहुत जरूरी है। जब से वो रिंग खोई है तब से यहाँ से कोई भी बाहर नहीं गया, तो मुझे लगता है कि यहाँ सभी लोगों को चेक करना चाहिए। अभी तो सब लोग मेरा बैग चेक करवाने के लिए बहुत एक्साइटेड हो रहे थे, तो अब आप सभी की बारी है। तभी एक लड़की कहती है, यहाँ पर सभी रिच फैमिलीज आई हुई है, उन्हें वो रिंग चुराने की कोई जरूरत नहीं। तभी ग्रैंडपा कहते हैं, हमारे लिए उस रिंग को ढूंढना बहुत जरूरी है, इसीलिए आप सभी लोग अपने आप को चेक करवाने दें। जिसके बैग में भी वो रिंग नहीं निकलेगी हम उसे मुआवजा देंगे। इसके बाद वो लोग सभी को चेक करने लगते हैं। तभी शाओजी कहती है, लिनवे को अभी तक किसी ने चेक नहीं किया। ये सुनकर लीवे अपने मन में कहती है, मैंने वो रिंग शाओजी के बैग में रखी थी, लेकिन वो उसके पास नहीं है, तो फिर वो कहाँ गई। फिर उसे याद आता है कि शाओजी ने उसके ऊपर वाइन गिराई थी, और वो समझ जाती है कि अब वो रिंग उसी के बैग में है। इसके बाद एक पुलिस ऑफिसर उससे बैग चेक करने के लिए कहता है, लेकिन लीवे कहती है, मेरे बैग में कुछ पर्सनल चीजें हैं, तो यहाँ सभी के सामने इसे ओपन करना सही नहीं होगा। तभी शाओजी उससे बोली, अगर तुमने अपना बैग चेक नहीं करवाया तो सभी लोग तुम पर शक करेंगे। अब तुम खुद अपनी कई बातों से मुकर रही हो। फिर मिस मैंग उससे कहती है, अगर तुम नहीं चाहती कि सभी लोग तुम्हारा बैग देखे तो फिर तुम मुझे चेक करने दो। लेकिन लीवे कहती है, मैंने कहा ना, इस बैग को यहाँ खोलना सही नहीं होगा, और वैसे भी उस वक्त मैं तो ऊपर थी ही नहीं, तो मैं कैसे वो रिंग चुरा सकती हूँ। फिर ग्रैंडपा उससे गुस्से में कहते हैं, अगर तुम्हारी नजरों में मैंग फैमिली की कोई इज्जत नहीं तो हमें क्रूर बनने के लिए ब्लेम मत करना। फिर वो उसका बैग छीन लेते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर लू वैन आ जाता है और उनसे कहता है, सॉरी मैं आने में लेट हो गया। तभी उसे देखकर सभी लोग कहने लगे, क्या ये यहाँ पर लीवे को सपोर्ट करने आए? मैंने तो सुना है कि लीवे इनकी गर्लफ्रेंड है। अब देखते हैं मैंग फैमिली में इतनी हिम्मत है या नहीं कि वो लीवे का बैग चेक करे, क्योंकि मिस्टर लू यहाँ के सबसे रिचेस्ट पर्सन है। मैंग फैमिली को इनकी रिस्पेक्ट करनी होगी। इसके बाद लीवे लू वैन के पास जाकर कहती है, मिस मैंग की रिंग चोरी हो गई है और सभी लोग मुझे चोर समझ रहे हैं। एक लड़की मुझसे अपना बैग चेक करवाना चाहती है। ये सुनकर लू वैन बोला, कौन है वो लड़की? तो वो शाओजी की तरफ इशारा करती है। लू वैन उसे देखकर पहचान जाता है और फिर उसकी तरफ स्माइल करता है। फिर उसके पास आकर बोला, हम फिर से मिल गए? शाओजी कहती है, हाँ, मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम दोनों इतनी जल्दी दोबारा मिलेंगे, और वो भी ऐसी सिचुएशन में। लगता है आप यहाँ पर मिस लीवे को प्रोटेक्ट करने आए हैं। यहाँ सभी लोगों ने अपना अपना बैग चेक करवाया है, लेकिन मिस लीवे ने अपना बैग चेक करवाने से इनकार कर दिया। ये सुनकर लीवे कहती है, लेकिन मैंने उसकी रिंग नहीं चुराई, मेरे बैग में कुछ पर्सनल सामान है, इसीलिए मैंने अपना बैग चेक करने से मना किया। तभी लू वैन बोला, मिस मैंग ने यहाँ सभी का बैग चेक किया है, तो तुम्हें भी एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर तुमने वो रिंग नहीं चुराई तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। ये सुनकर शाओजी अपने मन में कहती है, ये तो लीवे की हेल्प नहीं कर रहा, फिर लोग ये क्यों कह रहे हैं कि लीवे इसकी गर्लफ्रेंड है? फिर मिस मैंग लीवे के पास आकर बोली, क्या अब तुम अपना बैग दोगी? ये सुनकर लीवे वहाँ से भागने लगती है, लेकिन लू वैन उसे पकड़ लेता है। उसके हाथ से वो बैग नीचे गिर जाता है, तो मिस मैंग उसके बैग से रिंग निकाल लेती है और फिर बोली, लीवे तुम ही चोर हो। ये सुनकर सभी लोग कहने लगे, इसने खुद ही रिंग चुराई थी और दूसरों पर इल्जाम लगा रही थी, हमने सोचा नहीं था कि ऐसी पर्सन होगी। तभी लीवे बोली, मैंने ये रिंग नहीं चुराई, मुझे नहीं पता ये मेरे बैग में कहाँ से आई। लू वैन प्लीज तुम मेरी बात सुनो, मैं कभी चोरी नहीं करती, जरूर कोई जानबूझकर मुझे फंसाना चाहता है। तभी लू वैन उसे दूर हटाकर बोला, ये बात मुझे नहीं, मिस मैंग को एक्सप्लेन करो। तभी मिस मैंग कहती है, पहले तुमने अपना बैग चेक नहीं करने दिया और फिर भागना चाहती थी, अब तुम चाहती हो कि मैं तुम पर ट्रस्ट करूँ? फिर वो उस वेटर की तरफ इशारा करके बोली, जरूर उसी वेटर ने तुम्हारी रिंग चुराई थी, मैंने उसे ऊपर जाते हुए अपनी आंखों से देखा था, उसने जरूर वो रिंग चुरा कर मेरे बैग में डाल दी। फिर वो उस वेटर के पास जाकर धीरे से कहती है, ये मत भूलो कि मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं। फिर वो उसे सबके सामने ले जाकर बोली, चलो अब सबको साफ साफ बताओ, तुम्ही ने वो रिंग चुरा कर मेरे बैग में डाली थी ना? तो वो वेटर घुटनों पर बैठकर कहती है, हाँ मैंने ही वो रिंग चुराई थी और फिर इनके बैग में डाल दी, क्योंकि मैं इस बात से जेलस थी कि वो बहुत ब्यूटीफुल और रिच है और साथ ही एक फेमस ज्वेलरी डिजाइनर भी है, लेकिन मैं सिर्फ एक वेटर हूँ। मैंने जब इन्हें वाइन सर्व की तो इन्होंने मुझे टिप भी दी, जिसमें मुझे अपनी इंसल्ट फील हुई। ये सुनकर लीवे उससे कहती है, मैंने तुम पर दया दिखाकर तुम्हें टिप दी, लेकिन बदले में तुमने मुझे ही हर्ट किया। अगर मैंने तुम्हें वो रिंग चुराते हुए ना देखा होता तो आज तुम मेरी लाइफ ही बर्बाद कर देती। इसके बाद वो मिस मैंग से बोली, अब तो कंफर्म हो चुका है कि इसी ने वो रिंग चुराई थी, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। इसके बाद ग्रैंडपा मिस मैंग से कहते हैं, मैं बहुत थक गया हूँ तो ऊपर जा रहा हूँ, इस मैटर को अब तुम खुद सॉल्व कर लेना। फिर वो शाओजी से बोले, तुम्हें जो ट्रबल हुई उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, तुम मेरे साथ ऊपर चलो, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, और लू वैन तुम भी मेरे साथ चलो। फिर वो दोनों उनके साथ ऊपर चले जाते हैं। अगले सीन में ग्रैंडपा शाओजी से कहते हैं, तुम जानती हो कि वो नेकलेस किसने चुराया है, लेकिन हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, तो ये इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करने का कोई फायदा नहीं। इस पर शाओजी बोली, आप मुझ पर यकीन करते हैं, बस इतना ही काफी है। बाय द वे ये गिफ्ट आपके लिए मास्टर ने भिजवाया है, ये उन्होंने खुद अपने हाथों से बनाया। ग्रैंडपा बोले, मेरी तरफ से तुम उन्हें थैंक्स कहना। फिर ग्रैंडपा लू वैन से बोले, तुमने जो मुझसे कहा था मैं उसमें तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। ये सुनकर लू वैन कहने लगा,
हम एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और उसके लिए हमने एक फेमस डिजाइनर मिस्टर क्रेल को चुना था, लेकिन फिलहाल वो अब्रॉड में है, तो इस प्रोजेक्ट के लिए आपसे बेटर और कोई नहीं हो सकता। तभी ग्रैंडपा कहने लगे, तुम शाओजी के बारे में क्यों नहीं सोचते? ये भी एक अच्छी डिजाइनर है और इसके पास काफी सारे आइडियाज भी होंगे। रिसेंटली इसने एक बहुत बड़े कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज जीता है। ये सुनकर लू वैन कहता है, अगर आप इसे मुझे रेकमेंड कर रहे हैं तो ये जरूर अच्छी डिजाइनर होंगी। फिर वो शाओजी को अपना कार्ड देते हुए बोला, कल से काम पर आ जाना। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। अगले सीन में शाओजी अपने घर आकर देखती है कि उसके दोनों बच्चे सो चुके थे। फिर वो अपनी फ्रेंड लिन को उनकी केयर करने के लिए थैंक्स कहती है। तभी लिन कहने लगी, तुम आने में इतना लेट क्यों हो गई? तो शाओजी बोली, उसकी तो बात ही मत करो, पार्टी में एक ट्रबल हो गई थी। खैर अब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है और मेरे पास एक गुड न्यूज भी है। ये कहकर वो उसे लू वैन का कार्ड दिखाती है, जिसे देखकर लिन कहने लगी, तुम्हें प्रेसिडेंट लू का बिजनेस कार्ड कैसे मिला? वो तो एशिया की सबसे बड़ी कंपनी के प्रेसिडेंट है, लेकिन ज्वेलरी का बिजनेस उन्होंने इसी साल शुरू किया है। तभी शाओजी कहती है, उन्होंने मुझे एक बहुत बड़े डिजाइन प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए कहा है, लेकिन अब से मेरे ऑफिस को तुम्हें संभालना होगा क्योंकि अब से मुझे लो ग्रुप में काम पर जाना है। तो लिन कहती है, तुम फिक्र मत करो, उसे मैं हैंडल कर लूंगी। इसके बाद शाओजी अपने मन में कहती है, लू वैन वही पर्सन है जिसका होटल में कुछ लोग पीछा कर रहे थे। वो लीवेई के साथ रिलेशनशिप में है, फिर भी उसने उसकी हेल्प नहीं की और दिखने में भी बिल्कुल ये चैंग जैसा दिखता है। आखिर ये है कौन? अगले सीन में शाओजी लू ग्रुप में पहुंच जाती है। वहाँ जाकर वो लू वैन के पास कॉल करके बोली, बॉस मैं आपकी कंपनी में आ गई हूँ। तो लू वैन कहता है, ठीक है तुम वेट करो, मैं किसी को तुम्हें पिकअप करने के लिए भेजता हूँ। इसके बाद वो अपने असिस्टेंट से कहता है, प्लीज नीचे जाकर शाओजी को पिकअप करो। असिस्टेंट वहाँ से जाने लगता है, लेकिन लू वैन उसे रोककर बोला, अच्छा होगा कि अगर मैं खुद जाकर उसे पिकअप करूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी ओर लीवेई भी इसी कंपनी में आती है और वो शाओजी को देखकर बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस पर शाओजी कहती है, हमारे बीच काफी सारे कोइंसिडेंस है। तो लीवेई कहती है, कल मैंग की पार्टी में जो हुआ उसका सबक तो मैंने तुम्हें सिखाया ही नहीं और आज तुम लू ग्रुप में आ गई। आखिर तुम चाहती क्या हो? शाओजी बोली, कल तुमने रिंग चुराई और पकड़ी गई, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। और दूसरी बात, मैं कहीं भी जाऊं तुम्हें उससे क्या मतलब? ये कहकर वो अपना सीवी देखने लगती है और फिर लीवेई अपने मन में कहती है, 5 साल पहले मैंने इसे अब्रॉड भेज दिया था, अब ये वापस आई है तो कुछ ज्यादा ही ब्रेव हो गई। ये मिस्टर मैंग और लू वैन को भी जानती है, लगता है ये कुछ ज्यादा ही अच्छी लाइफ जी रही है और इसकी अच्छी लाइफ मेरे लिए प्रॉब्लम बन सकती है। फिर वो उसके हाथ से उसका सीवी छीन लेती है और उससे कहती है, तो तुम यहाँ इंटरव्यू देने के लिए आई हो, वो भी लू ग्रुप में ज्वेलरी डिजाइन की पोजीशन के लिए। जहाँ तक मुझे याद है तुमने तो अपना कॉलेज भी फिनिश नहीं किया था, तुम सिर्फ हाई स्कूल ग्रेजुएट हो, तो इस पोजीशन के लिए तुम क्वालिफाइड नहीं हो। शाओजी बोली, तुमसे किसने कहा कि मैं यहाँ इंटरव्यू देने के लिए आई हूँ? तो लीवेई बोली, क्योंकि तुम अपना सीवी साथ लेकर आई हो और इसमें तो तुम्हारे डिजाइन भी है। ये कहकर वो उसके डिजाइन देखने लगती है, लेकिन तभी शाओजी उसके हाथ से सीवी छीन लेती है और उससे कहती है, दूसरों की पर्सनल चीजों में तुम्हें इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं। लीवेई बोली, मैं बस तुम्हारा वर्क ही तो देखना चाहती थी, तुम इसके लिए भी गुस्सा कर रही हो? तुम जानती भी हो मैं कौन हूँ? मैं इस डिजाइन डिपार्टमेंट की डायरेक्टर हूँ और इस पूरे डिपार्टमेंट को मैं ही मैनेज करती हूँ। अगर तुम लू ग्रुप में एंटर करना चाहती हो तो ये मेरे मूड पर डिपेंड करता है, इसलिए अच्छा होगा कि तुम अपनी ये ट्रैश फाइल लेकर यहाँ से चली जाओ। शाओजी बोली, अगर मैं यहाँ से नहीं गई तो? लीवेई कहती है, तो मैं सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर धक्के मारकर तुम्हें यहाँ से निकलवाऊंगी। फिर शाओजी बोली, अगर मैं ये कहूँ कि लू ग्रुप ने खुद मुझे जॉब ऑफर की है, मैं यहाँ इंटरव्यू देने के लिए नहीं बल्कि काम के लिए आई हूँ। लीवेई बोली, लगता है तुम ऐसे नहीं जाओगी, मुझे किसी को बुलाकर तुम्हें निकलवाना होगा। फिर वो वहाँ के डायरेक्टर मिस्टर झैंग को बुलाती है और कहने लगी, यहाँ पर जो भी नए एम्प्लॉयज आते हैं वो सब मिस्टर झैंग एक्सेप्ट करते हैं। मिस्टर झैंग, ये लड़की बोल रही है कि यहाँ की नई ज्वेलरी डिजाइनर है, क्या आपने इसे ज्वाइन करने की परमिशन दी थी? मिस्टर झैंग कहते हैं, हाँ आज एक लड़की काम पर आने वाली थी, एक क्लीनर की पोजीशन के लिए, शायद ये वही लड़की होगी। ये सुनकर लीवेई उससे बोली, अच्छा तो तुम यहाँ पर क्लीनर की जॉब करने आई हो? मुझे तो पहले ही पता था कि तुम एक डिजाइनर बनने के लिए क्वालिफाइड नहीं हो। शाओजी कहती है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। ये कहकर वो अंदर जाने लगती है, लेकिन लीवेई उसे रोककर बोली, अच्छा होगा कि तुम खुद यहाँ से चली जाओ, अगर मैंने सिक्योरिटी को बुला लिया तो सबके सामने तुम्हारी बहुत इंसल्ट होगी। इसके बाद वो वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स को बुला लेती है और उसे वहाँ से बाहर निकालने के लिए कहती है। फिर सिक्योरिटी गार्ड्स उसे पकड़कर वहाँ से बाहर निकालने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ लू वैन आकर बोला, इसे छोड़ दो। तभी मिस्टर झैंग उनसे कहता है, बॉस आप नीचे क्यों आ गए? ये लड़की कंपनी में आकर ट्रबल कर रही थी, इसीलिए हम इसे बाहर निकलवा रहे थे। तभी लू वैन उसकी गिरी हुई फाइल्स उठाता है और उससे कहता है, सॉरी मैं लेट हो गया। फिर वो सिक्योरिटी गार्ड से कहता है, तुमसे किसने कहा इसे बाहर निकालने के लिए? तो सिक्योरिटी गार्ड बोले, मिस्टर झैंग और मिस ली ने, उन्होंने कहा कि ये यहाँ ट्रबल कर रही है। तभी लू वैन का असिस्टेंट बोला, इसे यहाँ हमारे प्रेसिडेंट ने खुद इनवाइट किया है और अब वो ऑफिशियली यहाँ की डिजाइनर है। ये सुनकर लीवेई बोली, क्या कहा तुमने? इसे खुद प्रेसिडेंट ने इनवाइट किया है? ये इम्पॉसिबल है। लू वैन कहता है, क्यों इम्पॉसिबल है? तो लीवेई उसके पास जाकर बोली, तुम्हें शायद पता नहीं, इस लड़की ने अपनी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं की, मुझे डर है कि कहीं ये तुम्हें पागल तो नहीं बना रही। ये सुनकर शाओजी बोली, तुमसे किसने कहा कि मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं की? लीवेई कहती है, क्योंकि पास्ट में
तुमने बीच में ही अपनी कॉलेज ड्रॉप कर दी थी और ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा था। शाओजी बोली, हाँ ये सच है कि मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं की, लेकिन जब मैं अब्रॉड में थी तब ना सिर्फ मैंने कॉलेज डिग्री ली बल्कि ग्रांटन इंस्टीट्यूट से स्कॉलरशिप भी प्राप्त की। ली वेई कह रही है, ये इम्पॉसिबल है, तुम ग्रांटन इंस्टीट्यूट की स्टूडेंट कैसे हो सकती हो? वो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट डिजाइन इंस्टीट्यूट है और एक साल में सिर्फ 30 स्टूडेंट ही उसके लिए सेलेक्ट होते हैं। तुम्हारे पास उसे ज्वाइन करने की कोई क्वालिफिकेशंस नहीं है। शाओजी बोली, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें अपना डिप्लोमा दिखाऊं? ये कहकर वो उसे अपना डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिखाती है, जिसे देखकर ली वेई शॉक्ड होकर बोली, शाओजी तुम ये जानबूझकर कर रही हो ना ताकि मुझे नीचा दिखा सको? तभी लू वैन उससे कहता है, बस बहुत हो गया, उसे मैंने खुद इन्वाइट किया है, तुम्हें पहले अपने आप पर फोकस करना चाहिए क्योंकि तुम्हारी डिजाइन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। इसके बाद वो सब लोगों को काम पर भेज देता है और शाओजी से बोला, मैं तुमसे ट्रबल के लिए माफी मांगता हूँ, प्लीज पहले मेरे ऑफिस में आओ। ये कहकर वो चला गया। फिर शाओजी ली वेई से कहती है, तुमने कहा था कि मेरा लू ग्रुप में एंटर करना तुम्हारे मूड पर डिपेंड करता है, तो क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम्हारा मूड अब कैसा है? ये कहकर वो वहाँ से चली गई। इसके बाद ली वेई अपने आप से कहने लगी, भले ही तुम लू ग्रुप में एंटर कर चुकी हो लेकिन अभी भी तुम मेरे अंडर में काम करोगी, मैं तुम्हें ट्रीट करने का कोई रास्ता ढूंढती हूँ। अगले सीन में शाओजी लू वैन के ऑफिस में जाती है तो लू वैन उससे कहता है, अभी जो हुआ उसके लिए सॉरी। तो शाओजी कहती है, ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मुझे उसका बिल्कुल बुरा नहीं लगा। तो लू वैन कहता है, मैंने तुम्हें लू ग्रुप में इन्वाइट किया है तो मैं तुम्हें सफर नहीं करने दे सकता, अगर दोबारा लू ग्रुप में कोई तुम्हें परेशान करे तो मुझे रिपोर्ट कर देना, ली वेई तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकती। इस पर शाओजी उसे थैंक्स कहती है और उसे अपने डिजाइन दिखाती है, जिसे देखकर लू वैन बोला, क्या ये डिजाइन तुमने बनाए हैं? शाओजी कहती है, हाँ कोई प्रॉब्लम है? लू वैन बोला, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये डिजाइन उससे भी अच्छे हैं जितना मैंने सोचा था, तुम्हें मिस्टर मैंग ने इंट्रोड्यूस करवाया और तुम काफी यंग हो तो इस प्रोजेक्ट को तुम अच्छे से हैंडल कर सकती हो, अब मुझे काफी सिक्योर फील हो रहा है। शाओजी बोली, मुझे यकीन है कि मैं इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकती हूँ, लेकिन मैंने अभी अभी ये कंपनी ज्वाइन की है और ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो हम लोगों को कैसे कन्विंस करेंगे, इसलिए आप मुझे 1 मंथ का टाइम दीजिए, मैं इसके लिए डिजाइन बनाऊंगी और अगर आपको पसंद आए तो आप मुझे इस प्रोजेक्ट की इंचार्ज बना सकते हैं। इस पर लू वैन बोला, ठीक है, जैसा तुम कह रही हो वैसा ही करते हैं, ये इस प्रोजेक्ट की फाइल है। उसे लेकर शाओजी उसे थैंक्स कहती है। फिर वो अपने असिस्टेंट से बोला, मिस शाओजी को डिजाइन डिपार्टमेंट में लेकर जाओ और इनके लिए सब कुछ अरेंज करो। वहीं दूसरी ओर हम ली वेई को देखते हैं जो अपने मन में कहती है, शाओजी को लू वैन के ऑफिस में गए हुए काफी टाइम हो गया और वो अभी तक वापस नहीं आई। तभी असिस्टेंट वहाँ पर शाओजी को लेकर आता है और उन सभी लोगों से कहता है, थोड़ी देर के लिए सब लोग काम करना बंद करो, मैं तुम्हें तुम्हारी नई कलीग से मिलवाता हूँ, ये हमारी नई डिजाइनर है शाओजी और अब से ये भी तुम लोगों के साथ काम करेगी। ये सुनकर सभी लोग बात करने लगते हैं कि इससे असिस्टेंट खुद हमसे इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, ये जरूर एक पावरफुल कैरेक्टर होगी, लगता है हम इसे अफेंड नहीं कर सकते। ये सुनकर ली वेई अपने मन में कहती है, पावरफुल कैरेक्टर, इसे बस लोगों को सेड्यूस करना आता है। फिर वो असिस्टेंट से बोली, तुम इसकी फिक्र मत करो, अब मैं इसकी केयर करूंगी। तभी असिस्टेंट कहता है, ठीक है, तुम इन्हें बता देना कि इनकी सीट कहाँ पर है। ये सुनकर ली वेई को बहुत गुस्सा आता है पर फिर वो इसके लिए हाँ कह देती है। इसके बाद असिस्टेंट वहाँ से चला गया। फिर शाओजी उससे बोली, मुझे कहाँ बैठना है? ली वेई कहती है, तुम मेरे साथ चलो। ये कहकर वो उसे वॉशरूम में ले जाती है और उससे रूडली बोली, मुझे साफ साफ बताओ तुम लू ग्रुप में क्यों आई हो, तुमने लू वैन को सेड्यूस कैसे किया? इस पर शाओजी बोली, मुझे ये सब बात तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं, लगता है थोड़ी देर पहले जो हुआ उससे तुम्हें कोई सबक नहीं मिला। अगर तुम्हें वर्क से रिलेटेड कोई बात नहीं करनी तो प्लीज जल्दी से मेरे लिए एक सीट अरेंज करो क्योंकि मुझे बहुत काम करना है। ये सुनकर ली वेई बोली, तुम आज पहले ही दिन आई हो और तुम्हें काम भी मिल गया। ये कहकर वो उसके हाथ से पेपर्स छीन लेती है और देखती है कि उसे फैंग ग्रुप का प्रोजेक्ट मिला था, जिसे देखकर वो अपने मन में कहती है, ये प्रोजेक्ट तो मुझे भी चाहिए था लेकिन लू वैन ने इसे मुझे देने से मना कर दिया और अब वो इस प्रोजेक्ट को किसी आउटसाइडर को दे रहा है, मैं इसकी उससे एक्सप्लेनेशन मांगूंगी। ये सोचकर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। जब वो लू वैन के ऑफिस में जाती है तो असिस्टेंट को बातें करते हुए सुनती है जो लू वैन से कह रहा था, ये उस बच्चे की इन्फॉर्मेशन है जो लास्ट टाइम आपको शॉपिंग सेंटर में मिला था। ये सुनकर ली वेई अपने मन में कहती है, इससे शॉपिंग सेंटर में कौन सा बच्चा मिला था? तभी उसे फ्लैशबैक में यी चैंग के बारे में याद आता है, वो भी उसे उसी शॉपिंग सेंटर में मिला था। ये याद करके वो अपने मन में कहती है, क्या इससे शाओजी का बेटा मिला था? वहीं लू वैन उस बच्चे की इन्फॉर्मेशन देखकर बोला, क्या इसकी यंगर सिस्टर भी है? असिस्टेंट कहता है, हाँ, वो दोनों ट्विंस हैं, उसकी सिस्टर का नाम याओ याओ है और वो दोनों अभी एक किंडरगार्टन में स्टडी करते हैं। ये सब सुनकर ली वेई अपने मन में कहती है, क्या कोइंसिडेंस है? लू वैन उस बच्चे से पहले ही मिल चुका है, अगर इसे डाउट हो गया तो ये डेफिनेटली इन्वेस्टिगेशन करवाएगा और उसे पता चल जाएगा कि वो दोनों बच्चे उसी के हैं। फिर लू वैन असिस्टेंट से कहता है, उस किंडरगार्टन के सभी बच्चों का टेस्ट करवाओ और जब उन दोनों का ब्लड सैंपल मिले तो उसे डीएनए टेस्ट करवाना। असिस्टेंट इसके लिए हाँ कहकर वहाँ से जाने लगता है। तभी ली वेई वहाँ से भाग जाती है और फिर अपने मन में कहती है, लू वैन उन दोनों बच्चों की इन्वेस्टिगेशन करवा रहा है, मुझे कोई रास्ता ढूंढना होगा। अगले सीन में शाओजी अपने दोनों बच्चों को पिकअप करने जाती है लेकिन याओ याओ बहुत रो रही होती है। तो शाओजी बोली, तुम रो क्यों रही हो? इस पर यी चैंग कहता है, आज किंडरगार्टन में सभी बच्चों का हेल्थ चेकअप हुआ था, उन्होंने हमारा ब्लड सैंपल लिया, उसकी वजह से याओ याओ डर गई थी। ये सुनकर शाओजी उससे कहती है, तुम रोना बंद करो, चलो मैं फूंक मारकर तुम्हारा पेन दूर कर देती हूँ। वहीं असिस्टेंट उन्हें साथ में देख लेता है और लू वैन के पास कॉल करके बोला, उन दोनों बच्चों को उनकी मदर पिकअप करने के लिए आई है। तो लू वैन कहता है, मुझे उनकी मदर के बारे में जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं, तुम बस रिपोर्ट्स ला कर दो। अगले
अगले सीन में असिस्टेंट डीएनए रिपोर्ट्स लाकर उसे देता है। फिर उन रिपोर्ट्स को देखकर लू वैन अपने मन में कहता है, ये सच है कि 5 साल पहले मैंने उस इंसिडेंट में ली वेई के साथ नाइट स्पेंड की थी। उसके अलावा किसी अदर वुमेन को मैंने टच भी नहीं किया, तो फिर वो मेरे बेबी कैसे हो सकते हैं। ये कहकर वो उन रिपोर्ट्स को डस्टबिन में डाल देता है और असिस्टेंट से कहता है, अब आगे इन्वेस्टिगेशन करने की कोई जरूरत नहीं। फिर असिस्टेंट कहता है, मुझे आपको एक और बात बतानी है। आज मिस्टर शू ने आपको मील पर इन्वाइट किया है, शायद वो आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। तो लू वैन बोला, उन्हें मना कर दो क्योंकि आज रात को मेरी एक अपॉइंटमेंट है। असिस्टेंट इसके लिए हाँ कहकर वहाँ से चला गया। अगले सीन में लू वैन अपने ग्रैंडपा की ग्रेव के पास आता है। उसके ग्रैंडपा ने उससे कहा था कि जब मेरी डेथ हो जाएगी उसके बाद तुम अच्छे से जीना और हमेशा अपनी केयर करना, तुम्हें लू ग्रुप को भी प्रोटेक्ट करना है। इसके बाद लू वैन कहता है, ग्रैंडपा आप फिक्र मत करो, मैं लू ग्रुप को डेफिनेटली प्रोटेक्ट करूंगा। फिर वो ग्रेव पर उन फ्लावर्स को रख देता है। वहीं दूसरी ओर हम ली वेई को देखते हैं जो अपने मन में कहती है, शाओजी लू ग्रुप में आई है, वो डेफिनेटली लू वैन को अप्रोच करना चाहती है। लू वैन भी उन दोनों बच्चों को नोटिस कर चुका है, इसलिए अब मैं और वेट नहीं कर सकती, मुझे जल्द से जल्द मिसेज लू बनना होगा। ये कहकर वो लू वैन के घर का डोर नॉक करती है तो एक मेड डोर खोलती है। ली वेई उससे बोली, हेलो आंटी, मैं लू वैन की गर्लफ्रेंड हूँ और उससे मिलने के लिए आई हूँ। उसी ने मुझसे कहा था कि मैं घर आकर उसका वेट करूँ। आंटी कहती है, लेकिन मैंने तो मिस्टर लू से आपके बारे में कभी नहीं सुना। तभी ली वेई जबरदस्ती अंदर चली जाती है और उससे कहने लगी, लू वैन अपने ग्रैंडपा की ग्रेव के पास गया है और हर साल वो इस दिन बहुत सैड होता है, इसीलिए उसने आपको मेरे बारे में नहीं बताया होगा। आंटी आप अपना काम करो। तभी वो मेड अपने मन में कहती है, काफी कम लोगों को पता होता है कि आज उसके ग्रैंडपा की डेथ एनिवर्सरी है, तो हो सकता है ये सच में उसकी गर्लफ्रेंड हो। अगले सीन में लू वैन काफी ड्रिंक करके घर वापस आता है तो ली वेई उसके पास जाकर कहती है, लू वैन तुम वापस आ गए, क्या तुमने ड्रिंक कर रखी है? तो लू वैन बोला, तुम मेरे घर में क्या कर रही हो और तुम्हें अंदर किसने आने दिया? आंटी मैंने आपसे कहा था ना, जब मैं घर पर ना हूँ तो किसी को अंदर मत आने देना। तो वो मेड कहती है, इस लड़की ने कहा कि आपकी। तभी ली वेई उसे बीच में ही रोक कर बोली, लू वैन प्लीज तुम आंटी को ब्लेम मत करो, मैंने इनसे अंदर आने देने के लिए रिक्वेस्ट की थी। तो लू वैन बोला, अगर तुम्हें कोई बात करनी थी तो कंपनी में कर सकती थी, तुम्हें मेरे घर आने की क्या जरूरत थी? ली वेई बोली, आई एम सॉरी, लेकिन मुझे फिक्र हो रही थी इसीलिए मैं तुम्हारे घर आई। इस पर लू वैन बोला, ली वेई मैंने 5 साल पहले ही सब कुछ क्लियर कर दिया था, तुम्हें जो भी चाहिए, जो भी पोजीशन चाहिए वो सब मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन लव इम्पॉसिबल है और मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, तुम अब अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो। ली वेई बोली, लू वैन मैं सच में तुम्हें लाइक करती हूँ, क्या तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं कर सकते? तभी लू वैन उसे धक्का मारता है और उससे कहता है, अगर तुम अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो तो जब चाहो लू ग्रुप को छोड़कर जा सकती हो। ये कहकर वो अंदर चला गया। तभी उसे कुछ स्मेल आ रही होती है तो मेड उससे कहती है, ये उस लड़की के परफ्यूम की स्मेल है। इसके बाद लू वैन वहाँ से जाने लगता है और मेड से बोला, इस घर को क्लीन करवा देना क्योंकि क्लीन होने के बाद ही मैं वापस आऊंगा। अगले सीन में शाओजी अपने बच्चों को सुलाकर बाहर आती है तो उसकी फ्रेंड लिन उससे कहती है, मैं उनके सोने का ही वेट कर रही थी, मुझे अभी अभी मॉम का मैसेज आया इसलिए मुझे जाना होगा, लगता है मुझे भी तुम्हारी तरह जल्द से जल्द अपना घर खरीदना होगा ताकि मुझे फ्रीडम मिल सके। ये सुनकर शाओजी कहती है, तुम्हारी मॉम बहुत अच्छी है, काश मेरी मॉम भी मेरे साथ होती, लेकिन उन्हें मुझे अकेले अब्रॉड में छोड़कर आना पड़ा। इस पर लिन कहती है, तुम फिक्र मत करो, जब वो ठीक हो जाएंगी तब जल्द से जल्द यहाँ वापस आ जाएंगी। इसके बाद शाओजी उसे बाहर तक छोड़ने जाती है। वहीं दूसरी ओर हम लू वैन को देखते हैं जो उसी एरिया में आया हुआ था क्योंकि उसने वहाँ अपने लिए एक रूम बुक करवाया था। वहीं शाओजी अपनी फ्रेंड को छोड़कर वापस जा रही होती है और तभी वो एक पर्सन की आवाज सुनती है जो वॉमिट कर रहा था। फिर वो उसके पास जाकर उसे पैर से टच करने लगती है और अपने आप से कहती है, इसने कितनी ड्रिंक कर रखी है जो इसका ये हाल हो गया। तभी वो देखती है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि उसका बॉस है। फिर वो उससे बोली, आप ड्रिंक करके यहाँ क्यों आए? तो लू वैन कहता है, मैं ठीक हूँ, तुम्हें मेरी हेल्प करने की कोई जरूरत नहीं, मेरा घर उधर है, मैं खुद वहाँ चला जाऊंगा। ये कहकर वो ऊपर जाने लगता है। तभी शाओजी उसकी हेल्प करने के लिए चली जाती है तो लू वैन कहता है, मैं अपने घर पहुँच गया। ये सुनकर शाओजी बोली, तो आप मेरे घर के सामने रहते हैं, इसका मतलब आप मेरे नेबर हैं? लू वैन कहता है, हाँ। फिर शाओजी उसे अंदर ले जाने में हेल्प करने लगती है तो लू वैन कहता है, तुम्हें परेशान करने के लिए सॉरी। इसके बाद शाओजी उसे घर के अंदर ले जाती है और एक्सीडेंटली वो उसके ऊपर गिर जाती है जिससे उन दोनों को काफी नर्वस फील होता है। फिर वो दोनों एक दूसरे से दूर हट जाते हैं। इसके बाद शाओजी कहने लगी, आपका घर काफी नया लग रहा है, क्या आपने इसे अभी अभी खरीदा है? लू वैन कहता है, नहीं, ये मैंने काफी टाइम पहले खरीद लिया था, लेकिन यहाँ मैं रहता नहीं था। शाओजी बोली, तो फिर आज आप यहाँ क्यों आए हैं? इस पर लू वैन कोई जवाब नहीं देता। फिर शाओजी कहने लगी, मैं आपके लिए हैंगओवर सूप बनाकर लाती हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। जब वो सूप बनाकर लाती है तो देखती है कि लू वैन सो चुका था। फिर वो सूप वहीं रखकर उसे उठाने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं उठता। इसके बाद वो एक कंबल लाकर उस पर ओढ़ देती है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन लू वैन उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी शाओजी उसके पास बैठ जाती है। लू वैन नींद में कह रहा होता है कि मॉम प्लीज मत जाओ। तभी शाओजी को याद आता है कि एक बार पहले भी जब उसने उसका हाथ पकड़ा था तो पूरी रात तक उसने उसका हाथ नहीं छोड़ा था। ये याद करके वो उससे कहती है, क्या मैंने पिछले जन्म में तुमसे कोई पैसे उधार लिए थे जो हमेशा मेरा हाथ इतना टाइटली पकड़ लेते हो?
हो। तभी लूवेन नींद में कहने लगा, मॉम मैं डेफिनेटली ग्रैंडपा की बात मानूंगा, मॉम प्लीज आप मत जाओ। ये सुनकर शाओजी अपने मन में कहती है, मैंने सुना है कि लूवेन के पेरेंट्स की डेथ इसके बचपन में ही हो गई थी और इसे इसके ग्रैंडपा ने बड़ा किया है, तो शायद इसे काफी अकेला फील होता होगा। इसके बाद वो उससे बोली, हाँ मैं नहीं जा रही, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। इसके बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ शाओजी की जब नींद खुलती है तो वो देखती है कि वो लूवेन के पास ही सो गई थी, जिससे वो काफी शॉक्ड हो जाती है। लेकिन लूवेन ने अभी भी उसका हाथ पकड़ा हुआ था। फिर वो धीरे से अपना हाथ छुड़ा लेती है और अपने शूज लेकर वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद लूवेन की नींद खुल जाती है और वो शावर लेने लगता है। वहीं दूसरी ओर शाओजी अपने घर जाती है। तभी याओ याओ वहाँ आकर बोली, मॉम आप कहाँ गई थी? शाओजी बोली, मैं जिम गई थी। क्या तुम्हें भूख लग रही है? चलो मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना देती हूँ। इसके बाद वो ब्रेकफास्ट बनाने के लिए जाती है। तभी अपने आप से बोली, उसने काफी ड्रिंक कर ली थी तो उसके लिए पॉरिज खाना बेटर रहेगा। अगले सीन में वो पॉरिज लेकर लूवेन के घर जाती है। तभी लूवेन शावर लेकर बाहर आता है, जिसे देखकर शाओजी अपना फेस दूसरी ओर कर लेती है और फिर उससे कहती है, बॉस मुझे लगा था कि आप अभी तक सो रहे होंगे। इसके बाद लूवेन फिर से अंदर चला गया और थोड़ी देर बाद अपने कपड़े पहनकर बाहर आता है। शाओजी से कहने लगा, तुम अचानक से यहाँ क्यों आ गई? वो मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आई थी क्योंकि लास्ट नाइट तुमने बहुत ड्रिंक कर ली थी। पॉरिज खाने से तुम्हारा स्टमक ठीक हो जाएगा। इस पर लूवेन बोला, क्या ये स्पेशली तुमने मेरे लिए बनाया है? शाओजी कहती है, हाँ। इसके बाद वो पॉरिज खाने लगता है और उससे कहता है, तुमने मेरी बहुत हेल्प की है। तो शाओजी बोली, आप मेरे बॉस हैं और मैं आपके एम्प्लॉय, तो मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। लूवेन स्माइल करके कहता है, हाँ। इसके बाद शाओजी वहाँ से जा रही होती है। तभी लूवेन कहता है, पॉरिज के लिए थैंक्स, अब तुम जाकर रेडी हो जाओ, हम दोनों साथ में कंपनी चलते हैं। तो शाओजी बोली, आई थिंक आज मैं कंपनी नहीं आ पाऊंगी क्योंकि मुझे एक छोटी सी प्रॉब्लम है, इसीलिए मुझे एक दिन की लीव चाहिए। लूवेन बोला, क्या प्रॉब्लम है? तभी वहाँ पर यीचैंग आ जाता है और वो जब लूवेन को वहाँ देखता है तो उसके पास आकर बोला, डैडी आप लास्ट टाइम मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए थे? मैंने आपको काफी टाइम तक ढूंढा। तभी शाओजी उससे कहती है, यीचैंग तुम घर जाओ, वो तुम्हारे फादर नहीं है। लेकिन यीचैंग बोला, मॉम लास्ट टाइम मुझे यही मिले थे, मैंने आपको बताया था ना कि यही मेरे फादर है। याओ याओ जल्दी आओ, देखो हमारे डैड हमसे मिलने आए हैं। ये सुनकर याओ याओ भागते हुए वहाँ आती है और उससे कहती है, डैड आप और ब्रदर तो बिल्कुल सेम दिखते हो। इस पर शाओजी बोली, तुम दोनों इसे गलत पर्सन समझ रहे हो, वो तुम्हारे फादर नहीं है। इस पर यीचैंग बोला, आप ये क्यों बोल रही है कि वो हमारे फादर नहीं है? आप ऑलरेडी उन्हें यहाँ लेकर आ गई और हमसे छुपा रही हो। तो शाओजी कहती है, वो बस हमारे नेबर हैं, क्या तुम मेरी बात नहीं सुनोगे? मैंने कहा वो तुम्हारे फादर नहीं है तो नहीं है, अगर तुम ऐसी बातें करोगे तो वो अपसेट हो जाएंगे। ये सुनकर वो दोनों सैड हो जाते हैं। फिर शाओजी उससे बोली, आई एम सॉरी बॉस, ये दोनों अभी कुछ समझते नहीं है। ये सुनकर लूवेन कहता है, कोई बात नहीं, क्या तुम इनकी मॉम हो और इनका फादर कहाँ है? ये सुनकर शाओजी अपने मन में कहती है, मैं अपने पास्ट की वजह से अपने करियर पर अफेक्ट नहीं होने दूंगी, इसलिए अच्छा होगा कि मैं इन्हें कुछ ना बताऊं। फिर वो उससे बोली, इनके फादर काफी दूर काम करते हैं और वो बहुत कम ही वापस आते हैं, इसीलिए इन्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। अभी आप काम पर जाओ, कोइंसिडेंटली आज इन दोनों बच्चों का बर्थडे है तो मुझे घर पर रुककर इन दोनों का बर्थडे सेलिब्रेट करना है। तभी याओ याओ कहने लगी, मॉम क्या ये अंकल हमारे साथ बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर सकते? फिर यीचैंग बोला, मॉम भले ही वो हमारे डैड ना हो लेकिन हमें वो बहुत पसंद है, क्या आप इन्हें भी हमारी बर्थडे पार्टी में इन्वाइट कर सकती हैं? इस पर शाओजी बोली, उन्हें काम पर जाना है, तुम उनके लिए चीजों को डिफिकल्ट मत बनाओ। यीचैंग बोला, लेकिन आपने अभी तक उनसे तो पूछा ही नहीं, आपको कैसे पता कि वो नहीं आना चाहते? फिर वो लूवेन से बोला, अंकल क्या आप रुक सकते हो हमारे साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए? लूवेन इसके लिए हाँ कह देता है। ये सुनकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और उसे खींचकर अपने घर ले जाते हैं। फिर शाओजी उससे कहती है, बॉस आप थोड़ी देर यहीं रुको, मैं घर को क्लीन कर देती हूँ। फिर वो उन दोनों के साथ रुक जाता है। याओ याओ कहने लगी, अंकल आप पहली बार हमारे घर आए हो, मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। वो हमारा लिविंग रूम है जहाँ मैं और ब्रदर रहते हैं और वो किचन है जहाँ पर मम्मा काफी सारे डिलीशियस फूड बनाती है। फिर यीचैंग बोला, अब इन्हें इंट्रोड्यूस करवाने की बारी मेरी है। अंकल वो हमारा रूम है और ये वाला मम्मा का, आप कौन से रूम में पहले विजिट करना चाहते हैं? ये सुनकर वो स्माइल करने लगता है और उनसे कहता है, पहले तुम दोनों के रूम में विजिट करते हैं। इसके बाद वो दोनों उसे अपने रूम में ले जाते हैं और उसे वहाँ की सभी चीजों से इंट्रोड्यूस करवाने लगते हैं। तभी याओ याओ बोली, अंकल मैं आपको अपने टॉयज दिखाती हूँ, लेकिन यीचैंग को कॉटन से एलर्जी है तो मैं उसके साथ नहीं खेलती। फिर वो यीचैंग से बोली, ब्रदर तुम बाहर जाओ, मैं अंकल को अपने टॉयज दिखाना चाहती हूँ। इसके बाद यीचैंग वहाँ से बाहर चला जाता है क्योंकि उसे कॉटन से एलर्जी थी। फिर याओ याओ लूवेन को अपने टॉयज दिखाती है जिनसे लूवेन को भी एलर्जी हो जाती है। उसकी आवाज सुनकर यीचैंग वहाँ आता है और उसे भी एलर्जी हो जाती है। फिर शाओजी वहाँ आकर जल्दी से उन टॉयज को अंदर रख देती है और फिर बाहर आकर उन दोनों से कहती है, क्या तुम ठीक हो? इस पर लूवेन कहता है, हाँ वो मुझे कॉटन से थोड़ी सी एलर्जी है। ये सुनकर शाओजी बोली, आपको भी कॉटन से एलर्जी है? फिर याओ याओ सैड होकर बोली, अंकल आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था कि आपको इनसे एलर्जी है, मैं तो बस आपको अपने टॉयज दिखाना चाहती थी। तो लूवेन कहता है, कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। फिर शाओजी बोली, बॉस मैं आपके लिए मेडिसिन लेकर आती हूँ। लेकिन तभी लूवेन उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैंने बस उन्हें थोड़ी देर के लिए टच किया था, तो ये सीरियस एलर्जी नहीं है। इसके बाद याओ याओ कहने लगी, क्या कोइंसिडेंस है ना, अंकल बिल्कुल ब्रदर की तरह दिखते हैं और उन दोनों को कॉटन से एलर्जी है। फिर शाओजी उन दोनों से बोली, अब अंकल को अपने रूम में लेकर जाओ और ध्यान रखना कि फिर से कॉटन टॉयज के साथ मत खेलना, मैं तुम्हारे लिए खाना बना कर लाती हूँ। ये कहकर वो किचन में चली गई और फिर यीचैंग अपने मन में कहता है,
डैड के मैटर में मॉम हमेशा झूठ बोलती है और मुझे और सिस्टर को बेवकूफ बनाती है। अंकल लू और मैं बिल्कुल सिमिलर दिखते हैं। वो डेफिनेटली हमारे डैड है। मुझे किसी तरह इनका डीएनए टेस्ट करवाना होगा। मैं जियांग डैड के वापस आने का वेट करता हूँ, फिर उनकी हेल्प से मैं इनका डीएनए टेस्ट करवा लूंगा। फिर वो लूवेन के पास जाकर बोला, अंकल मुझे लगता है कि आपके सर में व्हाइट हेयर है। ये कहकर वो उसके सर से एक बाल खींच लेता है और फिर उसे दिखाते हुए बोला, वो व्हाइट हेयर कहाँ गया? ओह लगता है मुझसे गलती हो गई। तो लूवेन कहता है कोई बात नहीं। इसके बाद वो किचन में जाकर शाओयू से बोला, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। तो शाओजी बोली, नहीं आप उन दोनों के साथ खेलो। तो लूवेन कहता है वो दोनों तो मजे से खेल रहे हैं, शायद उनके गेम को ज्वाइन करना सूटेबल नहीं होगा। ये सुनकर शाओजी उसे हेल्प करने के लिए हाँ कह देती है। फिर लूवेन उसकी हेल्प करने लग जाता है। तभी शाओजी बोली, मैंने आपको उनके साथ गेम खेलने के लिए फोर्स किया, उसके लिए सॉरी। इस पर लूवेन कहता है, जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से तुम बार बार सॉरी बोल रही हो। तुम मुझे यहाँ रखना चाहती हो या फिर चाहती हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ? शाओजी बोली, मेरा वो मतलब नहीं था। तभी लूवेन के हाथ में कट लग जाता है। शाओजी उसकी केयर करने लगती है और उससे कहती है इसमें मेडिसिन लगानी होगी वरना इन्फेक्शन हो सकता है। फिर वो उसे बाहर ले आती है और यीचेंग से कहती है जल्दी से मेडिसिन किट लेकर आओ। फिर यीचेंग उसे मेडिसिन किट लाकर दे देता है और उसे मेडिसिन लगाते हुए बोली, इन छोटी सी इंजरीज को अच्छे से ट्रीट करना होता है वरना अगर इन्फेक्शन हो जाए तो पूरा हाथ काटना पड़ सकता है। अगर आपका हाथ कट गया है तो आप दूसरी कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कैसे करोगे? लूवेन शॉक्ड होकर उसकी बातों को सुन रहा होता है और फिर अपने मन में कहता है इतनी अच्छी वाइफ और इतने प्यारे बच्चे, काश ये मेरे होते तो मजा आ जाता। तभी उनके घर का डोर नॉक होता है और वो दोनों बच्चे जाकर डोर खोलते हैं। वहाँ शाओजी का फ्रेंड जियांग आया हुआ था जिसे वो दोनों अपना अडॉप्टेड डैड मानते हैं और यावे उससे कहती है डैड मैंने आपको बहुत मिस किया। ये कहकर वो उसे किस करती है। ये सब देखकर लूवेन अपने मन में कहता है लगता है ये शाओजी का हस्बैंड है। तभी शाओजी उससे बोली, तुम वापस क्यों आ गए? तो जियांग कहता है क्योंकि आज इन दोनों बच्चों का बर्थडे है तो मुझे आना ही था। वैसे ये कौन है? शाओजी कहती है ये मेरे बॉस हैं, लू ग्रुप के सीईओ मिस्टर लू। ये यहाँ पर इन दोनों बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट करने आए। तभी जियांग उससे हैंडशेक करने लगता है, लेकिन तभी लूवेन बोला अब इनके लिए बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए कोई आ गया है तो मुझे यहाँ से जाना होगा क्योंकि मुझे कंपनी में कुछ काम है। इस पर शाओजी बोली, लेकिन आपने तो कहा था कि। तभी लूवेन कहता है मुझे अचानक से अपने असिस्टेंट का मैसेज आया, उसने कहा कि कंपनी में एक अर्जेंट मीटिंग है। फिर वो उन्हें गुड बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। बाहर आकर वो अपने आप से बोला, इनका डैड मेरे जैसा तो नहीं दिखता। फिर उन दोनों बच्चों को मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे हो गई थी। वहीं दूसरी ओर शाओजी जियांग से कहती है तुमने आने से पहले हमें बताया क्यों नहीं? जियांग कहता है क्योंकि मैं इन दोनों को सरप्राइज देना चाहता था। फिर शाओजी बोली, ठीक है तुम इन दोनों के साथ खेलो, मैं खाना बना कर लाती हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। इसके बाद यीचेंग उससे कहता है डैड क्या आप एक चीज में मेरी हेल्प कर सकते हैं? फिर वो जियांग को वहाँ से साइड में लेकर जाता है और उसे लूवेन के हेयर्स देते हुए बोला, ये अंकल लू के हेयर्स है। जियांग कहता है तो तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे बायोलॉजिकल फादर है और तुम उनका डीएनए टेस्ट करवाना चाहते हो? यीचेंग कहता है हाँ, क्योंकि अंकल लू और मैं बिल्कुल सिमिलर दिखते हैं और हम दोनों को कॉटन से एलर्जी भी है। इतना सब कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है? तो डैड क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं? ये सुनकर जियांग कुछ सोचने लगता है और फिर उसे हाँ कह देता है। अगले सीन में जियांग उन हेयर्स को डस्टबिन में डाल देता है। अब हम देखते हैं कि शाओजी कंपनी में काम कर रही होती है। तभी वो अपनी एक कलीग से बोली, क्या कंपनी के डाटा रिकॉर्ड्स में कोई प्रॉब्लम है? मैं लॉगिन क्यों नहीं कर पा रही? इस पर उसकी कलीग कहती है मैं तो नॉर्मली लॉगिन कर पा रही हूँ, कहीं तुमने रॉन्ग आईडी तो नहीं डाल दी? शाओजी कहती है नहीं, मैंने बिल्कुल सही आईडी डाली है। फिर उसकी कलीग कहती है शायद तुम्हें मिस लीवे से हेल्प मांगनी चाहिए। शाओजी इसके लिए हाँ कहकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में वो लीवे के ऑफिस में जाती है और उससे कहती है मुझे कंपनी के डाटा रिकॉर्ड्स देखने थे लेकिन मैं अपनी आईडी लॉगिन नहीं कर पा रही। लीवे बोली वो इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हारी आईडी डिलीट कर दी है क्योंकि तुम हमारी कंपनी के ऑफिशियल एम्प्लॉय नहीं हो। अगर मैंने तुम्हें डाटा देखने दिया तो तुम कंपनी का डाटा चुरा सकती हो। इस पर शाओजी बोली मैं श्योर हूँ कि मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। लीवे बोली क्या तुमने कभी किसी चोर को अपनी चोरी एडमिट करते हुए देखा है? इस पर शाओजी कहती है ठीक है, अगर ऐसा है तो मुझे मिस्टर लू से मिलना होगा। ये कहकर वो जाने लगती है। तभी लीवे उसे रोकते हुए बोली रुको, तुम नहीं जा सकती। इस पर शाओजी कहती है अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करना चाहती तो मुझे मिस्टर लू से ही मिलना होगा, मुझे यकीन है कि उन्हें मेरी हेल्प करके काफी खुशी होगी। तभी लीवे उसे रोककर बोली मैंने कहा ना तुम नहीं जा सकती। ठीक है, मैं किसी से कहकर तुम्हारा डाटा वापस करवाती हूँ, तुम काम पर जाओ। इस पर शाओजी बोली अच्छा होता कि ये तुमने पहले ही कर दिया होता। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर लीवे गुस्से में कहने लगी इसे लगता है कि लूवेन इसके साथ है तो मैं कुछ नहीं कर सकती, बस तुम वेट करो। अगले सीन में शाओजी घर वापस जाती है तो यावे उससे कहती है मॉम आप हमें किंडरगार्टन से पिकअप करने क्यों नहीं आती? तो यावे बोली मैं कुछ दिनों से काम में बहुत बिजी हूँ लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ कि कल डेफिनेटली तुम्हें पिकअप करने आऊंगी। ये कहकर वो किचन में चली जाती है। तभी उनके घर का डोर नॉक होता है और वो देखते हैं कि वहाँ पर जियांग आया हुआ था। फिर यीचेंग उसे खींचकर अंदर ले आता है। ये देखकर शाओजी अपने आप से कहती है जब भी ये जियांग को देखता है तो हमेशा ऐसे ही चिपका रहता है। वहीं यीचेंग जियांग से बोला डैड क्या आप रिजल्ट ले आए? तो जियांग उसे डीएनए रिपोर्ट्स दिखाता है
जो नेगेटिव आई थी, जिसे देखकर यीचैंग बोला, इसका मतलब मिस्टर लू सच में हमारे डैड नहीं है। जियांग कहता है हाँ। फिर यीचैंग बोला, लेकिन मैं और वो बिल्कुल सिमिलर दिखते हैं, काश वो हमारे डैड होते। वो मुझे और सिस्टर को बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। जियांग बोला, क्या मैं तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करता? यीचैंग कहता है हाँ, आप भी हमें अच्छे से ट्रीट करते हैं, लेकिन अंकल लू के साथ हमें एक डिफरेंट फीलिंग आती है। तभी याओयाओ वहाँ आकर कहती है, डैड मॉम आपको बुला रही है। इसके बाद जियांग वहाँ से बाहर चला गया। फिर याओयाओ यीचैंग से कहती है, ब्रदर आप सैड क्यों हैं? तो यीचैंग कहता है, मैंने जियांग डैड से मिस्टर लू का डीएनए टेस्ट करवाने के लिए कहा था, लेकिन वो नेगेटिव आया, वो हमारे फादर नहीं है। इस पर याओयाओ बोली, तो क्या हुआ अगर वो हमारे फादर नहीं है, लेकिन हम उन्हें अपना फादर बना तो सकते हैं। इस पर यीचैंग बोला, तो तुम चाहती हो कि मॉम और अंकल लू साथ रहे? याओयाओ कहती है हाँ, मुझे अंकल लू बहुत पसंद है, चलो हम उनके साथ खेलने चलते हैं। अगले सीन में वो दोनों उसकी कंपनी में पहुंच जाते हैं। याओयाओ बोली, वाह अंकल लू की कंपनी तो कितनी बड़ी है। ये कहकर वो अंदर चले आते हैं। तभी एक एम्प्लॉय बोली, बच्चों ये तुम्हारे खेलने की जगह नहीं है। इस पर यीचैंग कहता है, सिस्टर हम यहाँ एक पर्सन से मिलने आए हैं। एम्प्लॉय बोली, किससे? याओयाओ कहती है, हमें अंकल लू से मिलना है। ये सुनकर वो एम्प्लॉय अपने मन में कहती है, ये दोनों बच्चे प्रेसिडेंट से मिलने क्यों आए हैं? और ये बच्चा बिल्कुल मिस्टर लू की तरह दिखता है, कहीं ये दोनों उन्हीं के बच्चे तो नहीं? लेकिन मैंने तो कभी उनके बच्चों के बारे में नहीं सुना। फिर यीचैंग उससे कहता है, क्या आप हमें अंदर आकर उन्हें ढूंढने दोगी? इस पर एम्प्लॉय कहती है, आई एम सॉरी बच्चों, मैं अभी पूछकर तुम्हें बताती हूँ। फिर वो कहता है, उनसे बोलना कि मेरा नाम यीचैंग है और मेरी सिस्टर का नाम याओयाओ। ये सुनकर एम्प्लॉय उसके असिस्टेंट के पास कॉल करती है। वहीं दूसरी ओर शाओजी के पास उसकी फ्रेंड का कॉल आता है, जो उसे बताती है कि उसके दोनों बच्चे मिसिंग हैं। अगले सीन में असिस्टेंट लूवेन के पास जाकर बोला, दो बच्चे आपसे मिलने के लिए आए हैं। लूवेन कहता है, कौन है वो? असिस्टेंट बोला, उनका नाम यीचैंग और याओयाओ है। ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाता है। वहीं वो एम्प्लॉय उन दोनों के पास जाकर बोली, मिस्टर लू थोड़ी देर में नीचे आने वाले हैं, चलो मैं तुम्हें अंदर ले चलती हूँ। ये कहकर वो उन्हें अंदर ले जाती है। वहीं शाओजी उन्हें ढूंढने के लिए बाहर चली गई। तभी यीचैंग बोला, शायद अभी मैंने मॉम की आवाज सुनी। याओयाओ कहती है नहीं। फिर वो अंदर जाकर शरारत करने लगते हैं। तभी वहाँ लूवेन आ जाता है और उससे कहता है, तुम दोनों अचानक से यहाँ कैसे आ गए? तो यीचैंग बोला, हम यहाँ आपके साथ खेलने आए हैं। फिर याओयाओ बोली, हमारे बर्थडे के दिन आपने हमारे साथ केक भी नहीं खाया, इसीलिए मैं और ब्रदर सीक्रेटली आपके लिए केक लेकर आए हैं। फिर वो अपने बैग से उसे केक निकाल कर देती है। तभी लूवेन बोला, लेकिन तुम दोनों यहाँ आए हो, क्या ये बात तुम्हारी मॉम को पता है? याओयाओ कहती है नहीं। फिर लूवेन बोला, भले ही तुम लोग मुझसे मिलने के लिए आए हो और मेरे लिए केक भी खरीदा, लेकिन अभी भी तुम दोनों बहुत छोटे हो, तो तुम्हें ऐसे इधर उधर नहीं जाना चाहिए, समझे? याओयाओ सैड होकर कहती है, हाँ समझ गए। तभी लूवेन बोला, तुम इतनी सैड क्यों हो? चलो अब तुम दोनों यहाँ आई गए हो तो मैं तुम्हें अपना ऑफिस दिखाता हूँ और तुम्हारी मॉम से कहूंगा कि वो तुम्हें पिकअप कर ले। ये सुनकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद वो उसे अपने ऑफिस में ले जाता है। वहीं दूसरी ओर शाओजी उन दोनों को बाहर ढूंढ रही होती है और कुछ लोगों से बोली, क्या आपने छोटे से दो बच्चों को देखा? लेकिन वो मना कर देते हैं। तभी उसके पास कंपनी से कॉल आता है और वो खुश होकर कहती है, ठीक है मैं अभी कंपनी वापस आती हूँ। वहीं दूसरी ओर वो दोनों उसके ऑफिस में जाकर कहते हैं, अंकल आपका ऑफिस तो बहुत बड़ा है, यहाँ तो काफी सारी बुक्स भी हैं, लेकिन ये क्या है? अंकल मैं इसे लेकर देख सकता हूँ? लूवेन कहता है, हाँ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। फिर वो उन्हें बुकमार्क्स दिखाता है और उनसे कहता है, क्या तुम्हें पसंद आए? तो वो दोनों कहते हैं हाँ। फिर लूवेन बोला, ठीक है फिर मैं इन्हें तुम्हें दे देता हूँ, जिसे लेकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और याओयाओ उसे किस कर देती है। वहीं बाहर उसका असिस्टेंट शाओजी से कहता है, बॉस और वो दोनों बच्चे अंदर हैं। शाओजी उसे थैंक्स कहकर अंदर जा रही होती है। तभी वो देखती है कि लूवेन उन दोनों को स्टोरी सुना रहा था। तभी याओयाओ उससे जिद करते हुए कहती है, अंकल मुझे और स्टोरी सुननी है, प्लीज हमें दूसरी स्टोरी सुनाओ ना। तो लूवेन कहता है, ठीक है बताओ तुम्हें कौन सी स्टोरी सुननी है। फिर यीचैंग उसे एक स्टोरी बुक उठाकर दे देता है, लेकिन तभी वहाँ पर शाओजी आ जाती है। वो दोनों वहाँ जाकर उसे हक कर लेते हैं। फिर वो लूवेन से कहती है, आई एम सॉरी बॉस, इन दोनों बच्चों ने काम के वक्त आपको डिस्टर्ब किया। इस पर लूवेन बोला, कोई बात नहीं, मुझे इनके साथ काफी अच्छा लगा। फिर शाओजी उन्हें डांटते हुए बोली, तुम दोनों किंडरगार्टन से भागकर यहाँ गए, तुम्हें पता है ये कितना डेंजरस हो सकता था? अगर तुम्हें कोई बैड पर्सन मिल जाता तो मैं कहाँ ढूंढती तुम्हें? तभी लूवेन कहता है, मैंने इन्हें समझा दिया है और इन्हें इनकी मिस्टेक समझ आ गई। तभी शाओजी उससे बोली, जब मैं अपने बच्चों को समझा रही हूँ तब आप इनकी साइड मत लिया करो, वरना इनको लगेगा कि आप अच्छे पर्सन है और मैं एक बुरी पर्सन, और फिर ये मेरी बात नहीं मानेंगे। ये सुनकर लूवेन बोला, आई एम सॉरी मैं थोड़ा केयरलेस हूँ। शाओजी बोली, कोई बात नहीं, फ्यूचर में जब आपके बच्चे होंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तभी यीचैंग कहता है, हम अंकल लू को अपना फादर बनाना चाहते हैं, अंकल क्या आप हमारे फादर बन सकते हैं? फिर वो दोनों उससे रिक्वेस्ट करने लग जाते हैं। तभी लूवेन उनसे कहता है, तुम दोनों के तो ऑलरेडी फादर है ना? तो यीचैंग कहता है नहीं। तभी शाओजी उसका मुंह बंद कर देती है। फिर यीचैंग कहता है, मॉम आप हमें इस बारे में बात क्यों नहीं करने देती? लूवेन बोला, तो क्या मिस्टर जियांग इनके फादर नहीं है? याओयाओ बोली, नहीं वो तो सिर्फ हमारे अडॉप्टिव फादर है। फिर शाओजी बोली, आई एम सॉरी मेरी वजह से आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, एक्चुअली मैं अनमैरिड थी तभी प्रेग्नेंट हो गई थी। लूवेन बोला, ठीक है मैं समझ सकता हूँ। फिर वो उन दोनों से कहती है, तुम अब अंकल लू को बहुत परेशान कर चुके हो, चलो अब घर जाओ। फिर वो उन्हें अपने साथ ले जाती है। तभी लूवेन देखता है कि वो दोनों अपने बैग्स वहीं छोड़ गए थे। वहीं दूसरी ओर शाओजी उन्हें लेकर जा रही होती है और फिर उनसे कहने लगी, आज तुम दोनों ने बहुत बड़ी मिस्टेक की है, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि तुम दोनों किंडरगार्टन से भागकर क्यों आए? यीचैंग बोला, हम बस अंकल लू से मिलना चाहते थे। आई एम सॉरी मॉम, मैं अपनी मिस्टेक जानता हूँ। शाओजी बोली,
ठीक है, इस बार मैं तुम दोनों को माफ कर देती हूँ, लेकिन दोबारा ऐसा कभी मत करना। और दूसरी बात, मैं जानती हूँ कि तुम अंकल लू को बहुत पसंद करते हो, लेकिन तुम उनसे अपना फादर बनने के लिए नहीं कह सकते। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो मैरिड हो या फिर उनकी गर्लफ्रेंड हो। इस पर ये चैंग बोला, ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम अंकल लू से पूछ लूंगा। तभी वहाँ पर उसकी 2 कलीग्स आती हैं और उससे कहती है, क्या ये दोनों तुम्हारे बच्चे हैं? ये बहुत क्यूट है, तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें इतने सेंसिबल और क्यूट बच्चे मिले हैं। बाय द वे, तुम्हारा बेटा मिस्टर लू का बिल्कुल स्मॉल वर्जन लगता है। अगर मुझे पता ना होता तो मैं इसे मिस्टर लू का बच्चा ही समझ लेती। शाओजी बोली, ये बस एक कोइंसिडेंस है। जब मैं मिस्टर लू से पहली बार मिली थी तब मैं भी शॉक थी, क्योंकि मेरा बेटा एग्जैक्ट उन्हीं का जैसा दिखता है। तभी वहाँ पर ली वेई आ जाती है और शाओजी से बोली, अपने फैमिली मेंबर्स को कंपनी में लाना अलाउ नहीं है। तुमने क्या इसे अपनी कंपनी समझ रखी है या फिर ये तुम्हारा घर है जो तुम किसी को भी यहाँ लेकर आओगी? शाओजी बोली, तुम फिक्र मत करो, ये आज यहाँ अचानक से आ गए थे, ऐसा दोबारा नहीं होगा। मैं इन्हें ऑफ टाइम पर घर ले जाऊंगी। तभी ली वेई कहती है, नहीं, तुम इन्हें तुरंत यहाँ से बाहर लेकर जाओ। और फिर वो अपने मन में कहती है, मैं लू वेन को इन दोनों बच्चों से मिलने नहीं दे सकती। इसके बाद वो उन दोनों को धक्का मारती है, जिससे याओ याओ नीचे गिर जाती है। फिर शाओजी उसे उठाने लगती है। तभी ली वेई उन सबसे बोली, तुमने देखा ना, वो खुद गिरी थी, मैंने उसे धक्का नहीं दिया। तभी वो वहाँ पर उनके बुकमार्क को उठा लेती है और उनसे कहती है, ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? तो याओ याओ कहती है, आंटी आप ये क्या कर रही हैं? ये मेरा बुकमार्क है। फिर शाओजी उससे बोली, तुम एक बुकमार्क के लिए बच्चों से झगड़ा कर रही हो, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? इस पर ली वेई बोली, मेरा इनसे झगड़ा करने के पीछे रीजन है, तुम जानती भी हो ये क्या है? ये एक फेमस ब्रांड का बुकमार्क है जो एक लिमिटेड एडिशन है और ये वर्ल्ड में सिर्फ 2 ही हैं जो लू वेन के पास थे। तो फिर ये तुम्हारी डॉटर के पास कहाँ से आए? इससे ये क्लियर होता है कि इसने इन्हें चुराया है। शाओजी कहती है, इम्पॉसिबल, मेरी बेटी कभी चीजें नहीं चुराती। ली वेई बोली, अगर तुम कहोगी कि उसने नहीं चुराया तो क्या मैं मान लूंगी? मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ा है। तभी याओ याओ बोली, मॉम मैंने कुछ नहीं चुराया, ये हमें अंकल लू ने दिए हैं। फिर वो एम्प्लॉइज बात करने लगते हैं कि इस बच्चे ने बुकमार्क चुरा लिया। अभी तो हमने कितनी तारीफ की थी कि ये दोनों कितने क्यूट है, लगता है मैं अंधी हो गई हूँ। तभी दूसरी लड़की कहती है, जब बच्चे ऐसे हैं तो इनके पेरेंट्स भी ऐसे ही होंगे। इसके बाद ली वेई उससे कहती है, क्या तुम्हारे बच्चों ने ये चीज इसलिए चुराई क्योंकि उन्हें एजुकेट करने के लिए उनके फादर नहीं है? इस पर शाओजी बोली, ली वेई प्लीज मेरे बच्चों के सामने ऐसी बातें मत करो। फिर वो याओ याओ से बोली, याओ याओ मुझे बताओ तुम्हारे पास ये बुकमार्क कहाँ से आया? तभी ई चैंग बोला, मॉम हमने इसे चुराया नहीं, मेरे पास भी एक बुकमार्क है। तभी ली वेई उसके हाथ से उस बुकमार्क को भी ले लेती है और उनसे कहती है, अच्छा तो तुम लोगों ने दोनों बुकमार्क चुरा लिए, तुम दोनों ही चोर हो। शाओजी क्या तुमने अपने बच्चों को यही सिखाया है? तभी ई चैंग बोला, ये हमें अंकल लू ने दिए हैं, मुझे वापस करो। तभी वो नीचे गिर जाता है। फिर शाओजी उसे उठाती है। ई चैंग कहने लगा, मॉम ये सच में हमें अंकल लू ने दिए हैं? तो शाओजी कहती है, हाँ मुझे तुम पर यकीन है। फिर ली वेई उससे बोली, तुम जिस पर्सन की बात कर रहे हो वो यहाँ के प्रेसिडेंट है और वो बहुत बिजी रहते हैं, उनके पास तुम दोनों से मिलने का टाइम नहीं हो सकता। इतने छोटे हो फिर भी तुमने चोरी करना सीख लिया और झूठ भी बोलना आता है, पता नहीं तुम्हारी मॉम ने तुम्हें क्या सिखाया है। तभी याओ याओ रोते हुए बोली, हम झूठ नहीं बोल रहे, हमें सच में इसे अंकल लू ने दिया है। ये सुनकर एम्प्लॉइज कहने लगी, मिस्टर लू ने इन्हें बुकमार्क दिया है, ये दोनों बच्चे प्रेसिडेंट को जानते भी हैं और ये चैंग तो बिल्कुल उन्हीं के जैसा दिखता है, कहीं ऐसा तो नहीं? ली वेई उन्हें बीच में ही रोकते हुए बोली, इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल है कि लू वेन इन दोनों को बुकमार्क्स दे क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव है और लू वेन को ये बहुत पसंद भी है। तुम दोनों का उसके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं, फिर वो इन्हें तुम्हें क्यों देगा? इस पर शाओजी बोली, अगर मुझे पता होता कि ये इतने एक्सपेंसिव है तो मैं इन्हें अपने पास रखने भी नहीं देती। अगर ये कह रहे हैं कि इन्हें मिस्टर लू ने दिया है तो डेफिनेटली उन्होंने ही दिया होगा क्योंकि मेरे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो तुम खुद जाकर मिस्टर लू से पूछ लो। ली वेई बोली, तुम चाहती हो कि मैं इतनी सी बात के लिए उसे डिस्टर्ब करूँ? एक तो तुम अपने दोनों बच्चों को यहाँ ले आई और उन्होंने यहाँ आकर चोरी भी की। मेरे पास तुम्हें अभी के अभी फायर करने के राइट्स हैं और मैं पुलिस को भी रिपोर्ट कर सकती हूँ। फिर वो उन दोनों एम्प्लॉय से पुलिस को कॉल करने के लिए कहती है। ये सुनकर एक एम्प्लॉय पुलिस को कॉल करने लगती है। तभी शाओजी उससे कहने लगी, ली वेई मैं तुम्हें पहले ही बता रही हूँ, तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है। अगर पुलिस यहाँ आ भी गई तो मैं कंफर्म कर सकती हूँ कि इसे मेरे बच्चों ने नहीं चुराया। इस पर ली वेई कहती है, मेरे पास प्रूफ है और ये दोनों एम्प्लॉयज इसकी विटनेस भी बनेंगी। तो शाओजी बोली, ना ये बुकमार्क तुम्हारे हैं ना ही तुमने मेरे बच्चों को चोरी करते हुए देखा। ली वेई बोली, इन दोनों एम्प्लॉयज ने उसे चोरी करते हुए देखा है। फिर वो एम्प्लॉयज भी उसकी हाँ में हाँ मिलाती है। फिर ली वेई बोली, ये दोनों बुकमार्क्स हमारी कंपनी से बिलोंग करते हैं तो मेरे पास पुलिस को कंप्लेन करने के राइट्स हैं। खैर ये दोनों बच्चे अभी छोटे हैं, पुलिस इन्हें ले भी गई तो इन्हें कुछ नहीं कहेगी, लेकिन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें लेनी होगी। तभी वहाँ पर लू वेन आ जाता है और उनसे कहता है, तुम लोग इतना शोर क्यों कर रहे हो? तो ली वेई उसके पास जाकर बोली, इन दोनों बच्चों ने कंपनी की चीजें चुराई हैं और ये झूठ भी बोल रहे हैं कि वो चीज इन्हें तुमने दी। लू वेन बोला, इन्होंने क्या चुराया है? ली वेई कहती है, ये दोनों लिमिटेड एडिशन वाले बुकमार्क। मैं जानती हूँ कि ये बुकमार्क तुम्हें बहुत पसंद है तो तुम इन्हें किसी को कभी नहीं दे सकते। ये दोनों बच्चे झूठ बोल रहे थे। तो लू वेन उसके हाथ से बुकमार्क लेकर बोला, ये सच है कि इन्हें मैंने ही ये दिए थे। फिर याओ याओ रोते हुए बोली, हम दोनों इन्हें काफी देर से एक्सप्लेन कर रहे हैं लेकिन इन्होंने हम पर यकीन नहीं किया। फिर ये चैंग कहता है, और इन्होंने हम दोनों को धक्का मारकर नीचे गिरा दिया था। लू वेन गुस्से में बोला, क्या तुमने इन दोनों को धक्का मारा? ली वेई कहती है, नहीं, ये दोनों मुझे खींच रहे थे तो मैंने इन्हें थोड़ा सा टच किया तो ये नीचे गिर गए। फिर वो उन एम्प्लॉय से बोला, मुझे सच बताओ। तभी वो
एम्प्लॉइज कहने लगी मिस लीवे इन दोनों बच्चों को बाहर निकालना चाहती थी और उन्होंने इनको धक्का भी मारा और फिर वो इन दोनों पर चोरी का इल्जाम लगाकर पुलिस को रिपोर्ट कर रही थी। शाओजी आपसे कंफर्म कराना चाहती थी लेकिन इन्होंने अलाउ नहीं किया और ये भी कहा कि वो इन्हें फायर कर देंगी। ये सुनकर लुवेन उससे बोला तो तुम शाओजी को फायर करना चाहती हो? तुमने इन दोनों बच्चों को भी बिना किसी रीजन के परेशान किया, अभी के अभी इनसे माफी मांगो। इस पर लीवे कहने लगी तुम चाहते हो कि मैं इन बच्चों से माफी मांगू? लुवेन कहता है अगर माफी नहीं मांगना चाहती तो लू ग्रुप को छोड़कर चली जाओ। ये सुनकर लीवे उन्हें सॉरी बोल देती है और फिर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। इसके बाद शाओजी उसे थैंक्स कहते हुए बोली आप अचानक से नीचे क्यों आ गए? लुवेन बोला ये दोनों अपना बैकपैक्स वहीं भूल आए थे। फिर वो उन्हें उनका बैग देता है और साथ में वो बुकमार्क्स भी, लेकिन वो उसे लेने से मना कर देते हैं। फिर शाओजी बोली ये बहुत एक्सपेंसिव है, हम इन्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकते। फिर लुवेन बोला क्या तुम्हें अपने अंकल लू का दिया हुआ गिफ्ट पसंद नहीं आया? तो वो दोनों कहते हैं हमें ये गिफ्ट बहुत पसंद है, लेकिन उस आंटी ने कहा कि ये आपके फेवरेट बुकमार्क है। इस पर लुवेन बोला लेकिन अगर मैं ये बुकमार्क तुम दोनों को दूंगा तो और भी ज्यादा खुश होऊंगा। फिर वो शाओजी से कहता है इसे इन दोनों का बर्थडे गिफ्ट समझो। फिर शाओजी उन्हें लेने के लिए हाँ कह देती है और उन्हें लेकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। अगले सीन में लीवे बहुत गुस्से में होती है और उन दोनों एम्प्लॉय से बोली तुमने अभी लुवेन को मेरे बारे में क्या कहा? तो एम्प्लॉय कहती है प्रेसिडेंट ने हमसे सच बोलने के लिए कहा था तो इसीलिए हमें बोलना पड़ा। फिर लीवे उन्हें गुस्से में वहाँ से बाहर भेज देती है और अपने आप से बोली शाओजी बस देखती जाओ, एक दिन मैं तुम्हें यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकालूंगी। अगले सीन में लीवे लुवेन के ऑफिस में होती है। लुवेन उससे कहता है तो तुम कह रही हो कि शाओजी इस प्रोजेक्ट के लिए सूटेबल नहीं है? लीवे कहने लगी हाँ क्योंकि वो प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। भले ही शाओजी ने एक अच्छी कॉलेज से ग्रेजुएशन की हो लेकिन अभी उसकी कोई रेपुटेशन नहीं। तो लुवेन बोला इस प्रोजेक्ट का और उसकी रेपुटेशन का कोई लेना देना नहीं, मैं ऑलरेडी उसका वर्क देख चुका हूँ और वो पूरी तरह से सूटेबल है। और उसने ये भी कहा है कि वो पहले अपने ड्राफ्ट सबमिट करेगी, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि वो सूटेबल है या नहीं। इस पर लीवे बोली अगर ऐसा है तो तुमने मुझे भी ड्राफ्ट सबमिट कराने की परमिशन क्यों नहीं दी? लुवेन बोला क्योंकि मैं तुम्हारा लेवल जानता हूँ, तुम हमारी रिक्वायरमेंट से बहुत दूर हो, इसलिए प्लीज अपने एफर्ट्स वेस्ट मत करो। लीवे बोली मैं तो एक डिजाइन अवार्ड भी जीत चुकी हूँ, कम से कम मुझे अपनी एबिलिटी प्रूव करने का चांस तो दो। फिर वो उसके पास जाकर कहती है मुझे ट्राई करने दो, जैसे तुमने शाओजी को चांस दिया मैं भी तुम्हें ड्राफ्ट सबमिट कराऊंगी और देखना कि हम में से कौन बेस्ट है। तो लुवेन बोला अगर तुम डिजाइन बनाना चाहती हो तो वो तुम्हारे ऊपर है, लेकिन मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तुमने कोई ट्रिक्स यूज की तो लू ग्रुप तुम्हें बर्दाश्त नहीं करेगा। फिर वो उसका हाथ पकड़ने लगती है लेकिन लुवेन अपना हाथ हटा लेता है और उससे कहता है इन 5 सालों में मैंने काम में तुम्हारी बहुत हेल्प की है और तुम्हारी फैमिली की भी, लेकिन ये मत समझना कि तुम मेरे बहुत क्लोज हो। ये कहकर वो उसे वहाँ से बाहर भेज देता है। अगले सीन में शाओजी की एक कलीग उसके डिजाइन देखकर बोली क्या ये डिजाइन तुमने बनाए हैं? शाओजी कहती है हाँ, ये अभी बस फर्स्ट ड्राफ्ट है, मुझे लगता है कि इसमें अभी भी कुछ मिसिंग है। तो उसकी कलीग कहती है ये तो ऑलरेडी बहुत ब्यूटीफुल है, अगर मैं ऐसे डिजाइन्स बना पाती तो मैं बहुत खुश हो जाती। उनकी ये सब बातें लीवे सुन लेती है। अगले सीन में लीवे एक फेमस डिजाइनर आना के डिजाइन्स देख रही होती है और अपने आप से कहती है अगर मैं आना के डिजाइन्स कॉपी करूँ शाओजी से इस कंपटीशन को जरूर जीत सकती हूँ। खैर लास्ट टाइम मैं आना से मिल नहीं पाई थी, लेकिन मैं डायरेक्टली अगर उसे ऑफिस में इन्वाइट कर लूँ तो। अगले दिन शाओजी जब ऑफिस आती है तभी वहाँ पर लुवेन भी आ जाता है, जिसे देखकर शाओजी की कलीग बोली प्रेसिडेंट लू यहाँ क्यों आए हैं? शाओजी कहती है मुझे नहीं पता। तो उसकी कलीग कहती है मुझे लगता है वो तुम्ही से मिलने के लिए आए हैं। फिर लुवेन शाओजी के पास जाकर कहता है मैं तुमसे ये पूछने आया हूँ कि तुम्हारे डिजाइन्स की प्रोग्रेस कैसी चल रही है? तो शाओजी कहती है वो मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए हैं। फिर लुवेन बोला कल कंपनी के शेयर होल्डर्स की मीटिंग होने वाली है तो तुम अपने डिजाइन्स लाकर उन्हें दिखाना, फिर मैं सबके सामने तुम्हें उस प्रोजेक्ट की इंचार्ज बनाऊंगा। इस पर शाओजी उसे थैंक्स कहती है। तभी वहाँ पर लीवे आकर कहती है मैंने सुना है कि कल कंपनी की शेयर होल्डर्स की मीटिंग होने वाली है तो मैं भी उन्हें अपने डिजाइन दिखाऊंगी ताकि वो हम दोनों में से किसी एक को चूज कर सके। लुवेन बोला क्या तुमने अपने डिजाइन कंप्लीट कर लिए? लीवे कहती है हाँ, ये इतना भी डिफिकल्ट नहीं था क्योंकि मैं इस प्रोजेक्ट को शुरू से ही फॉलो कर रही हूँ। लुवेन कहता है ठीक है फिर कल अपने डिजाइन लेकर आना। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर शाओजी उससे बोली तो तुम भी इस प्रोजेक्ट की इंचार्ज बनना चाहती हो? लीवे कहती है जब तुम्हें पता चलेगा कि मेरे डिजाइन कितने अच्छे हैं तब तुम्हें खुद के लिए इंसल्ट फील होगी, चलो कल का वेट करते हैं। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। अगले सीन में शाओजी अपने ऑफिस में काम कर रही होती है। तभी लुवेन का असिस्टेंट वहाँ आकर बोला क्या आप रेडी हैं, क्योंकि मीटिंग थोड़ी देर में स्टार्ट होने वाली है, तो प्रेसिडेंट ने आपको बुलाने को कहा है। फिर शाओजी अपने डिजाइन लेकर वहाँ चली जाती है। अगले सीन में वो उस मीटिंग में पहुंच जाती है तो लुवेन कहता है तुम में से पहले कौन अपने डिजाइन दिखाएगा? लीवे कहती है मैं। ये कहकर वो डिजाइन दिखाने जाती है और तभी शाओजी अपने मन में कहती है मैंने अपने गलत डिजाइन को आना आइडेंटिटी से पोस्ट कर दिया था और मैं श्योर हूँ कि इसने जरूर वो डिजाइन कॉपी किए होंगे। इसके बाद लीवे अपने डिजाइन दिखाने लगती है। फिर शाओजी अपने मन में बोली इसने पहले कंपटीशन जीतने के लिए मेरे डिजाइन कॉपी किए और अब कंपनी के प्रोजेक्ट के लिए भी, क्या इसे पकड़े जाने से डर नहीं लगता? फिर लुवेन का असिस्टेंट उसे बताता है कि फैंग कंपनी से मिस्टर हान आपसे मिलने आए हैं क्योंकि
वो चाहते थे कि इस प्रोजेक्ट की इंचार्ज हम डिजाइनर आना को बनाएं, लेकिन हम एक डिफरेंट डिजाइनर चूज कर रहे हैं। मुझे डर है कि कहीं वो हमें ब्लेम करने ना आए हो। इस पर लुवेन बोला, ठीक है, तुम उन्हें पर्सनली यहाँ लेकर आओ। वहीं उन सभी लोगों को लीवे के डिजाइन काफी पसंद आते हैं और वो कहते हैं तुम्हारे डिजाइन काफी यूनिक है और इस प्रोजेक्ट के लिए तुम बिल्कुल सूटेबल हो। फिर लीवे बोली, शाओजी अब तुम्हारी बारी है। शाओजी अपने डिजाइन दिखाने जा रही होती है, तभी लीवे उससे धीरे से बोली, मैं तुम्हारे डिजाइन देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। शाओजी कहती है, तुम इन्हें देखकर शॉक्ड हो जाओगी। फिर वो सभी को अपने डिजाइन दिखाती है, जिन्हें देखकर लीवे अपने मन में कहती है, ये डिजाइन तो आना के डिजाइन से काफी सिमिलर है। फिर वो सभी लोग कहने लगे, इन दोनों के डिजाइन तो सेम ही लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे ये सभी डिजाइन किसी एक पर्सन ने ही बनाए हो। इसके बाद लीवे कहती है, शाओजी मुझे लगता है कि तुमने मेरे डिजाइन कॉपी किए हैं। इस पर शाओजी बोली, मैंने अपने डिजाइन पर काम करना तुमसे पहले शुरू कर दिया था, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि तुमने मेरे डिजाइन कॉपी किए हैं। इस पर लीवे कहती है, मैंने ये डिजाइन तब से बनाना शुरू कर दिया था जब से प्रोजेक्ट हमारी कंपनी को मिला है। उस वक्त तुम इस कंपनी में आई भी नहीं थी और यहाँ सभी को मेरे डिजाइन स्टाइल के बारे में पता है। फिर सभी लोग शाओजी पर कॉपी करने का इल्जाम लगाते हैं। शाओजी कहने लगी, लीवे एक तो तुमने मेरे डिजाइन कॉपी किए और अब तुम ये भी कह रही हो कि ये तुम्हारा डिजाइन स्टाइल है, तुम इतनी शेमलेस कैसे हो सकती हो। तभी लीवे कहती है, मुझे नहीं पता कि तुमने मेरे डिजाइन कॉपी कैसे किए, लेकिन अगर तुमने सच में ये कॉपी किए तो तुम डिजाइन वर्ल्ड में ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाओगी। फिर वो लुवेन से कहता है, क्या आप अभी भी इसे इस कंपनी में जॉब पर रखना चाहते हैं। लुवेन बोला, शाओजी क्या तुमने सच में डिजाइन कॉपी किए हैं। शाओजी कहती है, नहीं, क्या आपको मुझ पर यकीन नहीं। तो लुवेन कहता है, हम तुम दोनों की बातें सुनकर ये डिसाइड नहीं कर सकते कि किसने कॉपी किया है, तो इस मैटर में इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। तभी लीवे कहती है, वो एडमिट थोड़ी करेगी कि उसने डिजाइन कॉपी किए हैं, अगर हमने इसकी इन्वेस्टिगेशन की तो इस प्रोजेक्ट पर इफेक्ट हो सकता है। फिर वहाँ सभी लोग उसकी बात से अग्री करते हैं और कहते हैं कि जरूर शाओजी ने इसे कॉपी किया होगा, उसे इस कंपनी से निकाल देना चाहिए। मिस्टर लू अभी के अभी उसे फायर करो और इसे धक्के मारकर कंपनी से बाहर निकाल दो। तभी शाओजी लीवे से बोली, तुम इन्वेस्टिगेशन से क्यों डर रही हो, मुझे यकीन है कि तुम्हें प्रोजेक्ट के अफेक्ट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें बस डर है कि कहीं तुम एक्सपोज ना हो जाओ। लीवे बोली, मैं ये इन्वेस्टिगेशन इसलिए नहीं करवाना चाहती क्योंकि एक तो मुझे प्रोजेक्ट की फिक्र है और दूसरी बात मैं सबके सामने तुम्हारी इंसल्ट नहीं करना चाहती, वरना तुम्हें किसी भी कंपनी में जॉब नहीं मिलेगी। तुम्हें तो मुझे थैंक्स कहना चाहिए। शाओजी बोली, मुझे तुम्हारी फिक्र की कोई जरूरत नहीं, मैं चाहती हूँ कि इस मामले की इन्वेस्टिगेशन हो और सब कुछ क्लियर हो। अगर इससे ये साबित होता है कि मैंने कॉपी की है तो उसके लिए मैं पूरा मुआवजा दूंगी और इस कंपनी को छोड़कर भी चली जाऊंगी, लेकिन अगर तुमने कॉपी की होगी तो तुम्हें भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। ये सुनकर लीवे अपने मन में कहती है, एक तो इसने डिजाइन कॉपी किए और अब इनोसेंट बनने का नाटक भी कर रही है, इसे क्या लगता है कि मैं इससे डरती हूँ। फिर वो इन्वेस्टिगेशन के लिए हाँ कह देती है और अपने मन में कहने लगी, तुम मुझसे फाइट कर रही हो, ये कैसे भूल गई कि 5 साल पहले मैंने तुम्हें चाइना से बाहर निकाल दिया था, तो लू ग्रुप से बाहर निकालना तो मेरे लिए छोटी सी बात है। तभी असिस्टेंट वहाँ पर मिस्टर हान को लेकर आता है, जो उनसे बोला, क्या यही वो डिजाइन है जो इस प्रोजेक्ट के लिए बने हैं, मैं इन्हें पहले से जानता हूँ, ये आना की डिजाइन स्टाइल है। ये सुनकर लीवे उससे कहती है, मैंने अपने डिजाइन अपनी एक फ्रेंड के साथ मिलकर बनाए और मेरी फ्रेंड आना है, इसीलिए आपको मेरा डिजाइन स्टाइल आना जैसा लग रहा है और इस लड़की ने मेरे डिजाइन कॉपी किए। तभी शाओजी वहाँ आकर बोली, तुमने कहा कि आना तुम्हारी फ्रेंड है, ये बात हमें कैसे नहीं पता। इस पर लीवे कहती है, क्योंकि तुम्हारे पास इसके लिए कोई क्वालिफिकेशंस नहीं है। तभी मिस्टर हान उससे कहते हैं, तुमने कहा कि तुम आना की बेस्ट फ्रेंड हो, फिर तुम इसे क्यों नहीं जानती। इस पर लीवे कहने लगी, ये बस एक थीफ है जिसने मेरे डिजाइन कॉपी किए हैं, ये अपनी इनोसेंट बातों से आपको फंसाना चाहती है। मिस्टर हान को पता था कि शाओजी ही आना है, लेकिन जब वो कंपनी के लोगों की बातें सुनता है तो उसे समझ आता है कि किसी को भी इस बारे में पता नहीं है और फिर वो स्माइल करने लगता है। तभी लीवे उससे बोली, मैं और आना बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, अगर मैं उससे इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करने के लिए कहूंगी तो वो जरूर एक्सेप्ट करेगी। तो मिस्टर हान बोले, अगर तुम आना की फ्रेंड हो तो उन्हें कॉल करके अभी इनवाइट करो। लीवे थोड़ा डरते हुए बोली, एक्चुअली आना इस वक्त काम में बहुत बिजी होगी, तो मैं उसे बाद में कॉल करूंगी। मिस्टर हान बोले, मुझे नहीं लगता कि तुम आना को जानती हो और तुम्हारे पास उसे कांटेक्ट करने का कोई ऑप्शन नहीं है। लीवे बोली, नहीं, वो सच में मेरी क्लोज फ्रेंड है। मिस्टर हान बोले, तो कॉल करो। ये सुनकर लीवे अपने मन में कहती है, मैं आना को कैसे कॉल करूँ, मेरे पास तो उसके फोन नंबर भी नहीं है। कोई बात नहीं, मैं एक रैंडम नंबर डायल कर देती हूँ और मिस्टर हान से कहूंगी कि उनका फोन नहीं लग रहा। इसके बाद वो एक नंबर पर कॉल कर देती है और फिर मिस्टर हान से बोली, उनका फोन नहीं लग रहा। ये सुनकर मिस्टर हान कहते हैं, अगर तुम उन्हें कॉल नहीं कर सकती तो मैं करता हूँ। फिर वो शाओजी से कहते हैं, आना क्या तुम हमारे इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करना चाहती हो। ये सुनकर लीवे शॉक्ड होकर कहती है, मिस्टर हान आप ये क्या बोल रहे हैं, आपने शाओजी को आना कहकर क्यों बुलाया, क्या शाओजी सच में आना है। फिर मिस्टर हान लुवेन से कहते हैं, मैं आपकी कंपनी में इसलिए आया था ताकि आना को इनवाइट कर सकूं, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आपने पहले से उसे इनवाइट कर रखा है। इस पर लुवेन बोला, मुझे शाओजी के डिजाइन काफी पसंद है, लेकिन अब से पहले मुझे भी ज्ञात नहीं था कि यही आना है। तभी लीवे कहने लगी, ये इम्पॉसिबल है, शाओजी आना कभी नहीं हो सकती। तभी मिस्टर हान बोले, अगर वो आना नहीं है तो क्या तुम आना हो। फिर लुवेन उससे कहता है, तुमने कहा कि आना तुम्हारी अच्छी फ्रेंड है और शाओजी ने तुम्हारा वर्क कॉपी किया है। फिर मिस्टर हान बोले, तुम्हें क्या लगता है कि आना तुम्हारी जैसे डिजाइनर का वर्क कॉपी करेगी, वो मास्टर क्रेल
की स्टूडेंट है। इस पर लीवेई बोली, ऐसा नहीं हो सकता, ये बस एक छोटी सी डिजाइनर है, ये मास्टर क्रिल की स्टूडेंट कैसे हो सकती है। तभी शाओजी कहने लगी, हाँ मैं मास्टर क्रिल की स्टूडेंट हूँ और अब आप सभी लोग मेरी आइडेंटिटी जान चुके हैं। क्या आपको अभी भी लगता है कि मैंने इसके डिजाइन कॉपी किए हैं? मैंने अपने गलत डिजाइन अपनी आईडी से पोस्ट किए थे और इसने उन्हीं डिजाइन को कॉपी किया। तभी लीवेई उससे कहती है, शाओजी तुम ये जानबूझकर कर रही हो ना, ताकि मुझे लू ग्रुप से बाहर निकाल सको। तभी शाओजी उससे कहती है, तुमने 3 साल पहले भी मेरे डिजाइन कॉपी किए थे। ये सुनकर लीवेई कहने लगी, लुवेन प्लीज तुम इसकी बातों पर यकीन मत करना, वो ये सब जानबूझकर कर रही है। तो शाओजी बोली, ठीक है फिर तुम अपने डिजाइन को मेरे 3 साल पुराने डिजाइन से मैच कर लो, तुम्हें खुद आंसर मिल जाएगा। ये सुनकर लीवेई गुस्से में उसे मारने वाली होती है। तभी लुवेन उसे रोक देता है और उससे कहता है, तुम 3 साल से मुझे बेवकूफ बना रही हो, मुझे तुम्हारे जैसे झूठे लोग बिल्कुल पसंद नहीं। फिर वो वहाँ खड़े सभी लोग उसे कहता है, अब से इस प्रोजेक्ट की इंचार्ज शाओजी है, क्या किसी को कोई ऑब्जेक्शन है? तो सभी लोग मना कर देते हैं। फिर लुवेन कहता है, मैं इस प्रोजेक्ट में 500 मिलियन इन्वेस्ट करूंगा। मिस्टर हान बोले, अगर हमारे पास आना जैसी डिजाइनर है तो हमें ज्यादा इन्वेस्ट करने का कोई डर नहीं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट डेफिनेटली सक्सेसफुल होगा। फिर वो लीवेई से कहता है, इस ग्रुप को तुम्हारी जैसी झूठी एम्प्लॉयज की कोई जरूरत नहीं, तो मैं तुम्हें फायर कर रहा हूँ। लीवेई बोली, लुवेन प्लीज मेरा यकीन करो, ये मत भूलो कि 5 साल पहले क्या हुआ था। तो लुवेन कहता है, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, तुम्हें मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया, ये मत सोचना कि तुम उस इंसिडेंट की वजह से पूरी लाइफ मुझे बांध कर रखोगी। ये कहकर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में लीवेई अपना सामान पैक कर रही होती है, सब लोग उसी की तरफ देख रहे होते हैं, जिससे उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। फिर वो अपने आप से कहती है, शाओजी तुम कुछ ज्यादा ही लकी हो, लेकिन मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। फिर वो अपनी मॉम के पास कॉल करके कहती है, मॉम मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, शाओजी चाइना वापस आ गई है और वो अपने साथ अपने 2 बच्चों को भी लेकर आई है। अगले सीन में लुवेन शाओजी के पास आकर कहता है, अब तुम इस प्रोजेक्ट की लीडर बन गई हो, अगर तुम्हें कोई भी इशू हो तो तुम मेरे पास आ सकती हो। शाओजी इस पर हाँ कह देती है। फिर लुवेन बोला, आज सभी शेयर होल्डर्स तुम्हें पर्सनली टारगेट कर रहे थे, उसके लिए सॉरी। शाओजी बोली, मुझे उसका बिल्कुल बुरा नहीं लगा, अभी आपको कोई काम नहीं हो तो मैं जाती हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी वो लीवेई को अपनी मॉम से बातें करते हुए सुनती है, जो कह रही थी कि डोंट वरी मॉम, मैं शाओजी को पता नहीं चलने दूंगी कि 5 साल पहले क्या हुआ था, मैं किसी भी कीमत पर उन दोनों बच्चों को लुवेन से नहीं मिलने दूंगी। अगले सीन में शाओजी अपने मन में सोच रही होती है, क्या लीवेई मेरे बारे में बात कर रही थी, और क्या ये सब 5 साल पहले की उस नाइट से रिलेटेड है? जिन 2 बच्चों की वो बात कर रही थी वो कहीं याओयाओ और यीचेंग ही तो नहीं? तो क्या इसका मतलब मिस्टर लू उनके बायोलॉजिकल फादर है? ये सोचकर वो अचानक से खड़ी हो जाती है। तभी उसकी कलीग बोली, तुम्हें क्या हुआ? तो शाओजी कहती है, कुछ नहीं, मुझे बस कुछ जरूरी काम याद आ गया। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो एक होटल में जाती है और अपने मन में कहती है, 5 साल पहले इसी होटल में लीवेई ने मुझे उस ओल्ड आदमी के साथ सोने के लिए फोर्स किया था, ऐसा भी तो हो सकता है कि उस दिन मैं किसी रॉन्ग पर्सन से मिली हूँ। ये कहकर वो अंदर चली जाती है और रिसेप्शन पर जाकर बोली, मैं यहाँ के होटल मैनेजर से मिलना चाहती हूँ। फिर वो लड़की मैनेजर को कॉल करके वहाँ बुला लेती है। जब मैनेजर वहाँ आता है तो शाओजी उससे कहती है, क्या मैं इस होटल के कैमरास चेक कर सकती हूँ? मैनेजर बोला, मैं माफी चाहता हूँ, हम अपने गेस्ट की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करते हैं, तो मैं आपको इसके लिए अलाउ नहीं कर सकता जब तक आपके पास कोई स्पेशल रीजन ना हो। तो शाओजी बोली, अगर मैं ये कहूँ कि इस होटल में किसी ने मेरे ऊपर अटैक किया था तो क्या तब भी आप मुझे कैमरास नहीं देखने देंगे? मैनेजर कहता है, ठीक है, लेकिन आपको मेरे कुछ क्वेश्चंस का जवाब देना होगा। आप इस होटल में कब रुकी थी और कौन से रूम में? शाओजी बोली, 5 साल पहले रूम नंबर 306 में। इस पर मैनेजर बोला, उसे तो काफी टाइम हो गया है, हमारे पास सिर्फ 3 महीने की रिकॉर्डिंग्स हैं। फिर शाओजी बोली, क्या आप लू ग्रुप के सीईओ मिस्टर लू को जानते हैं? क्या वो कभी आपके होटल में रुके थे? तो मैनेजर कहता है, नहीं, वो कभी हमारे होटल में नहीं रुके। ये सुनकर शाओजी अपने मन में कहती है, जरूर लीवेई कुछ और बात कर रही होगी, शायद मुझे ही कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। ये सोचकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद मैनेजर रिसेप्शनिस्ट से कहता है, 5 साल पहले की सभी रिकॉर्डिंग सेव है ना, तो 3 जून की सभी रिकॉर्डिंग्स को मेरे पास लेकर आओ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में मैनेजर उस दिन की रिकॉर्डिंग्स देखता है। वो देखता है कि शाओजी रूम नंबर 306 में जाती है। ये देखकर वो अपने आप से बोला, लगता है ये लड़की गलत रूम में एंटर कर गई, ये तो रूम नंबर 309 है। फिर उसे फ्लैशबैक में 5 साल पहले का एक सीन याद आता है, जिसमें वो देखता है कि 9 नंबर गलती से उल्टा हो गया था और वो 6 लग रहा था। इसे वो ठीक कर देता है, लेकिन उससे पहले ही शाओजी उसमें एंटर कर चुकी थी। ये याद करने के बाद मैनेजर कहता है, उस रात इस रूम में कौन था? फिर वो कुछ टाइम पहले की सीसीटीवी फुटेज देखता है, जिसमें लुवेन उस रूम में एंटर कर रहा था। उसे देखकर वो शॉक्ड हो जाता है और लुवेन के पास कॉल करके बोला, मिस्टर लू, आज यहाँ पर एक लड़की आई थी और वो एक रूम के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रही थी जहाँ वो 5 साल पहले रुकी थी। तो लुवेन बोला, क्या तुमने उसे देखने दिया? तो मैनेजर कहता है, नहीं, मैंने उसे मना कर दिया था, क्योंकि आप हमारे होटल के वीआईपी गेस्ट हैं, तो आपकी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन शॉकिंग बात यह है कि उस लड़की को 306 नंबर में जाना था, लेकिन वो गलती से आपके रूम में चली गई। ये सुनकर लुवेन अपने मन में कहता है, उस रात मेरे रूम में गलती से जो लड़की एंटर की थी वो लीवेई थी, फिर वो अचानक से कैमरास क्यों चेक कर रही है? इसके बाद वो मैनेजर से बोला, वो सीसीटीवी फुटेज मुझे भी सेंड करो। मैनेजर इस पर हाँ कहकर कॉल कट कर देता है। थोड़ी देर बाद उसके पास वो वीडियोस आती हैं और वो देखता है
देखता है कि जो लड़की उसके रूम में आई थी वो शाओजी थी, ना कि ली वेई, जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाता है। फिर वो देखता है कि शाओजी के जाने के बाद ली वेई उसके रूम में एंटर कर गई थी। ये देखकर वो अपने आप से बोला, ली वेई तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई 5 साल से मुझे बेवकूफ बनाने की। फिर वो अपने असिस्टेंट को बुलाकर कहता है, इन्वेस्टिगेशन करो कि 5 साल पहले उस रात को क्या हुआ था। मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ। शाओजी और ली वेई दोनों के बारे में इन्वेस्टिगेशन करो। असिस्टेंट इसके लिए हाँ कहकर वहां से चला गया। फिर वो अपने आप से कहता है, हो सकता है मैंने 5 साल पहले शाओजी के साथ नाइट स्पेंड की हो, क्योंकि यीचेंग और याओयाओ की एज भी 5 साल है। इसका मतलब वो मेरे बच्चे हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि जियांग शाओजी से कहता है, मैं कुछ ही दिनों में फ्रांस वापस जा रहा हूँ। इस पर शाओजी बोली, मैं अगले कुछ दिन काम में बहुत बिजी रहूंगी, तो मैं तुम्हें सी ऑफ करने नहीं आ सकती। जियांग बोला, कोई बात नहीं, मैं बस तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर मेरा फिर से चाइना में ट्रांसफर हो जाए तो क्या तुम खुश होगी? शाओजी कहती है, हाँ, आफ्टर ऑल हम दोनों फ्रेंड्स हैं। अगर तुम वापस आ गए तो हम डेली मिल सकते हैं, लेकिन तुम्हारा अब्रॉड में काम करना ही ज्यादा बेटर रहेगा। फिर जियांग बोला, हम दोनों ही सिंगल हैं। याओयाओ और यीचेंग भी मुझे अपना डैड मानते हैं, तो क्या मैं वापस आकर तुम्हारे साथ रह सकता हूँ? इस पर शाओजी बोली, मैं मानती हूँ कि पिछले सालों में तुमने हमारी बहुत केयर की है और अब हम सब एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं, तो तुम्हें हमारी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। तुम बस अपनी हैप्पीनेस पर ध्यान दो। तभी जियांग बोला, लेकिन मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। शाओजी उसे दूर हटाकर बोली, क्या कहा तुमने? जियांग कहता है, मैंने कहा मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया था। मुझे लगा कि मैं तुम्हें अच्छे से ट्रीट करूंगा तो तुम समझ जाओगी, लेकिन तुम मुझे रिजेक्ट क्यों कर रही हो? तभी शाओजी कहती है, प्लीज मेरे हाथ छोड़ो, मुझे हर्ट हो रहा है। फिर जियांग गुस्से में कहता है, ये सब लू वैन की वजह से ना, उसी की वजह से तुम मुझे रिजेक्ट कर रही हो। ये कहकर वो उसे फोर्सफुली किस करने लगता है। तभी लू वैन वहां आकर उसे रोक देता है। तभी जियांग गुस्से में बोला, शाओजी सिर्फ मेरी है। तभी लू वैन उसे धक्का मारकर गिरा देता है और उससे कहता है, अभी अभी तुमने उसे इतना हर्ट किया और तुम कह रहे हो कि तुम उससे प्यार करते हो। ये कहकर वो शाओजी को वहां से ले जाता है। अगले सीन में वो उसे उसके घर छोड़ने जाता है। शाओजी उसे थैंक्स कहती है तो लू वैन बोला, लगता है तुम्हें थैंक्स कहना कुछ ज्यादा ही पसंद है। तो शाओजी कहती है, क्योंकि मैं आपको बार बार परेशान करती हूँ, तुमने आज मेरी हेल्प की उसके लिए थैंक्स। तो लू वैन बोला, लेकिन आगे से तुम केयरफुल रहना। फिर शाओजी कहती है, ठीक है। बाय द वे आप अचानक से वहाँ कैसे आ गए? तो लू वैन कहता है, मैं घर आ रहा था। शाओजी बोली, लेकिन आप तो यहाँ रहते नहीं है, शायद आपके पास कोई और घर भी है। तभी उसे फ्लैशबैक में एक सीन याद आता है जिसमें उसने काफी ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी। तो उसका असिस्टेंट कहता है, मैं आपको घर लेकर चलता हूँ और मेड से कहूंगा कि वो आपके लिए सूप बना दे। ये सुनकर लू वैन को शाओजी के बारे में याद आता है। शाओजी ने भी उसके हैंगओवर के लिए सूप बनाया था। ये याद करने के बाद वो असिस्टेंट से कहता है, मुझे अपने दूसरे घर जाना है। अब हम देखते हैं कि लू वैन उससे बोला, मुझे इस घर में रहना ज्यादा पसंद है। इसके बाद शाओजी वहाँ से चली जाती है। फिर लू वैन अपने मन में कहता है, मैं जान चुका हूँ कि 5 साल पहले मैंने जिस लड़की के साथ नाइट स्पेंड की थी वो तुम थी, लेकिन मैं इसे इतना खुश क्यों हो रहा हूँ? अगले दिन असिस्टेंट उसके ऑफिस में आकर कहता है, मैंने उस मैटर के बारे में इन्वेस्टिगेशन करवा ली है। 5 साल पहले जो लड़की आपके रूम में एंटर की थी वो शाओजी थी, लेकिन जब आप उठे तब वहाँ पर ली वेई थी। इस सब की रिपोर्ट मेरे पास है। ये सब देखने के बाद वो अपने असिस्टेंट से कहता है, लीगल डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करो कि ली वेई ने किसी के डिजाइन कॉपी किए हैं और उसकी वजह से कंपनी को जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा भी उसे देना होगा, और उन दोनों बच्चों का फिर से डीएनए टेस्ट करवाओ। असिस्टेंट इसके लिए हाँ कहकर वहाँ से चला गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि ली वेई शाओजी के ऊपर पानी डाल देती है। तो शाओजी गुस्से में बोली, ली वेई क्या तुम पागल हो गई हो? तुम यहाँ मेरे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट क्यों कर रही हो? तो ली वेई कहती है, मैंने तुम्हारे ऊपर पानी ही तो डाला है, क्या इसके लिए भी मुझे तुम्हें मुआवजा देना होगा? शाओजी बोली, मैंने तुमसे कब मुआवजा मांगा? वैसे तो तुम्हें याद होगा कि तुम कई साल से मेरे डिजाइन कॉपी कर रही हो, मैं चाहूँ तो तुम्हारी रिपोर्ट कर सकती हूँ। ली वेई बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये मत भूलो कि 5 साल पहले मैंने तुम्हें और तुम्हारी मॉम को घर से बाहर निकाल दिया था। क्या तुम चाहती हो कि ये दोबारा हो? शाओजी कहती है, हाँ, मुझे अभी तुमसे उसका हिसाब किताब भी पूरा करना है। ली वेई बोली, मैं तुम्हें लास्ट चांस दे रही हूँ, ये $40 लाख लो और चाइना छोड़कर चली जाओ। तो शाओजी कहती है, तुम इतने साल से मेरे डिजाइन कॉपी कर रही हो, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि मैं अपने सिर्फ एक डिजाइन से इससे ज्यादा पैसे कमा सकती हूँ? ली वेई बोली, तो तुम नहीं जाओगी? शाओजी कहती है, मुझे कोई रीजन तो दो। ली वेई कहने लगी, शाओजी मैं तुमसे बहुत काइंडली बात कर रही हूँ, अच्छा होगा कि तुम प्यार से समझ जाओ, वरना मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। शाओजी कहने लगी, तुम्हारे पास कोई ट्रिक्स है तो तुम यूज कर सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें वार्न कर देती हूँ, अगर मुझे और मेरे बच्चों को कुछ भी हुआ तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर ली वेई उसे स्लैप मारने वाली होती है, लेकिन शाओजी उसका हाथ पकड़ लेती है और फिर उससे कहती है, मैं तुम्हें सेकंड टाइम मुझे हर्ट करने का चांस नहीं दूंगी। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। अगले सीन में असिस्टेंट उन दोनों बच्चों की डीएनए रिपोर्ट्स लाकर लू वैन को दिखाता है और उससे कहता है, रिजल्ट में लिखा है कि वो दोनों आपके बायोलॉजिकल बच्चे हैं, लगता है पिछली बार आपके साथ किसी ने ट्रिक्स यूज की थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि शाओजी अपने घर जा रही होती है। तभी ली वेई उसे देखकर अपने आप से बोली, तुम्हारी वजह से मुझे जेल जाना पड़ रहा है, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें मार डालूंगी। तभी लू वैन वहाँ आकर ये सब देख लेता है। वो शाओजी को बचाने के लिए बीच में आ जाता है, जिससे उसे चाकू लग जाता है। तभी ली वेई गुस्से में बोली, लू वैन तुमने शाओजी को क्यों बचाया? अब तुम दोनों को मैं जिंदा नहीं रहने दूंगी। तभी लू वैन के कुछ लोग आकर उसे पकड़ लेते हैं और उसे वहाँ से ले जाते हैं। वहीं शाओजी बहुत ज्यादा रो रही होती है और उससे कहती है, मिस्टर लू आपने मुझे क्यों बचाया? तो लू वैन कहता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें हर्ट हो। मरने से पहले मैं तुम्हें एक सच बताना चाहता हूँ, पता नहीं मैं यीचेंग और याओयाओ के मुंह से फिर से डैड सुन पाऊंगा या नहीं। ये कहकर वो बेहोश हो जाता है और शाओजी बहुत ज्यादा रोने लगती है। अगले सीन में वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है और डॉक्टर्स उसे ऑपरेशन रूम में ले जाते
जाते हैं। थोड़ी देर बाद असिस्टेंट वहाँ आकर बोला, मिस्टर लू कैसे हैं? शाओजी कहती है, वो अभी ऑपरेशन रूम में है, मुझे भी नहीं पता आगे क्या होने वाला है। फिर असिस्टेंट कहता है, मैं लीवे को पुलिस स्टेशन ले गया था, अब वो वहाँ से कभी बाहर नहीं आ पाएगी। तो शाओजी बोली, मुझे पता था वो पागल है, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो ये सब कर देगी। ये सब मेरी वजह से हुआ है, अगर मैं नहीं होती तो मिस्टर लू आज सेफ होते। इस पर असिस्टेंट कहता है, आप अपने आप को ब्लेम मत करो, मिस्टर लू हमेशा आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। शाओजी शॉक्ड होकर कहती है, क्या कहा तुमने? तो असिस्टेंट कहता है, मिस्टर लू के होश में आने का वेट करो, फिर वो खुद ही आपको सच बताएंगे। थोड़ी देर बाद डॉक्टर्स बाहर आकर कहते हैं, उनकी सर्जरी सक्सेसफुल हुई, अब आप लोग उनसे मिल सकते हैं। अगले सीन में शाओजी उसके पास बैठी होती है, तभी लूवैन को होश आ जाता है, तो शाओजी डॉक्टर को बुलाने जाती है। फिर डॉक्टर वहाँ आकर कहता है, अब ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन ब्लड लॉस होने की वजह से काफी वीक हो गए हैं, तो वो धीरे धीरे रिकवर हो जाएंगे। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चला गया। फिर लूवैन उससे कहता है, शाओजी मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। तो शाओजी कहती है, मिस्टर लू आप अभी अभी उठे हैं, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। तो लूवैन बोला, मैं अब और वेट नहीं कर सकता। 5 साल पहले क्या ली वेई ने तुम्हें फोर्स किया था किसी के साथ नाइट स्पेंड करने के लिए? शाओजी शॉक्ड होकर बोली, आपको कैसे पता? तो लूवैन कहता है, क्योंकि जिस पर्सन के साथ तुमने नाइट स्पेंड की वो मैं था। ये सुनकर शाओजी कहने लगी, ये इम्पॉसिबल है, ली वेई ने तो बताया था कि वो एक ओल्ड मैन है। तो लूवैन कहने लगा, भले ही हम दोनों ने एक मिसअंडरस्टैंडिंग में एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड की थी, लेकिन जब मुझे पता चला कि वो तुम हो तो मुझे इस बात का कोई रिग्रेट नहीं। फिर शाओजी बोली, आई एम सॉरी मिस्टर लू, ये अचानक से ही हो गया तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं। तो लूवैन कहता है, इट्स ओके, मैं सिर्फ तुम्हें बताना चाहता था, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा, तुम कुछ भी चूज कर सकती हो, मैं तुमसे अपने बच्चों की कस्टडी नहीं मांगूंगा। शाओजी इस पर थैंक्स कहती है। अगले सीन में लूवैन का असिस्टेंट शाओजी को बताता है कि ली वेई ने काफी सारे क्राइम किए हैं, तो उसे 13 साल की जेल हो गई है। ये सुनकर शाओजी बोली, 13 साल तो उसके लिए बहुत कम है। तो असिस्टेंट कहता है, डोंट वरी, वो पहले ही अपना सब कुछ खो चुकी है, अगर वो जेल से बाहर आई तब भी उसकी लाइफ बर्बाद है, आपको उससे डरने की कोई जरूरत नहीं। तो शाओजी बोली, मैं उसे लाइफ में कभी नहीं देखना चाहती। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम ली वेई को देखते हैं, जो पागलों जैसी हरकत कर रही थी। उसे देखकर वहाँ कुछ लड़कियां कहने लगी, ये जब से आई है तब से कही जा रही है कि मैं एक फेमस डिजाइनर हूँ और ये अपने प्रिंस से शादी करेगी। दूसरी लड़की बोली, ये पूरे दिन ऐसी नॉनसेंस बातें करती है, इसे पता नहीं कि अभी ये किस हाल में है। अगले सीन में शाओजी हॉस्पिटल में जा रही होती है, तभी जियांग वहाँ आकर कहता है, क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ? शाओजी इसके लिए हाँ कह देती है और फिर वो दोनों बात करने के लिए बाहर चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि वो दोनों बच्चे लूवैन को अपने अपने खिलौने देते हैं और उसे फिक्स करने के लिए कहते हैं। तभी लूवैन उनसे बोला, मैं तुम दोनों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आजकल तुम मुझे डैड कहकर क्यों नहीं बुलाते? इस पर यीचैंग बोला, क्योंकि आपने हमारी मम्मा से शादी नहीं की है, तो हम आपको अपना डैड कैसे बोल सकते हैं? फिर याओयाओ कहती है, अंकल आप अगर हमारे डैड बनना चाहते हैं तो आपको मॉम से शादी करने के लिए थोड़ा हार्डवर्क करना होगा। इस पर लूवैन बोला, ऐसा नहीं है कि मैंने ट्राई नहीं किया, लेकिन तुम्हारी मॉम मानती ही नहीं। तभी वहाँ उसका असिस्टेंट आता है, तो लूवैन उससे बोला, शाओजी कहाँ पर है? असिस्टेंट कहता है, हॉस्पिटल के बाहर एक आदमी उनसे मिलने आया था, तो वो उनसे बात करने के लिए बाहर गई है। वहीं दूसरी ओर जियांग शाओजी से कहता है, मैं तुमसे लास्ट टाइम के लिए माफी मांगना चाहता हूँ, मैं तुम्हें बस ये बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें सच में लाइक करता हूँ, मैंने जानबूझकर तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहता। इस पर शाओजी बोली, जियांग मैंने हमेशा तुम्हें अपना फ्रेंड समझा है। इस पर जियांग बोला, आई नो ये सब मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग है, मुझे लगा कि तुम मुझे एक्सेप्ट कर लोगी, इसीलिए मैंने जब तुम्हें किसी और के साथ देखा तो मुझे गुस्सा आ गया था। पिछले कुछ दिनों में मुझे समझ आया कि मैं गलत था, मैंने तुम्हें हर्ट किया, आई होप उसके लिए तुम्हें बुरा ना लगा हो। इस पर शाओजी कहती है, कोई बात नहीं, मेरे हार्ट में तुम हमेशा मेरे बेस्ट फ्रेंड रहोगे। जियांग कहता है, मैं भी तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड बनकर रहना चाहता हूँ। तभी वहाँ पर लूवैन आ जाता है। वहीं जियांग उससे कहता है, मैं जल्दी वापस जा रहा हूँ, इसीलिए मैं दोनों बच्चों से गुड बाय नहीं कह पाऊंगा, मेरी तरफ से उन्हें सॉरी बोल देना, और हाँ ऐसे पर्सन को मिस मत करना जो सच में तुम्हारी केयर करता हूँ। तभी लूवैन वहाँ आकर कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो जियांग बोला, मैं शाओजी से बात करने आया था। फिर वो उन्हें गुड बाय कहकर चला जाता है, लेकिन लूवैन को बहुत जेलस फील हो रहा था। तो शाओजी उससे बोली, मिस्टर लू आपको क्या हुआ? इस पर लूवैन कहता है, मुझे वो इतना सिंपल नहीं लगता, तुम्हें उसकी बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। शाओजी बोली, तो मैं किसकी बातों पर यकीन करूं? तो लूवैन कहता है, तुम ऐसे पर्सन की बातों पर यकीन करो जो तुम्हें कभी हर्ट नहीं करता और तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करता है। ये सुनकर शाओजी लूवैन के बारे में सोचती है और फिर अपने मन में कहती है, वो लूवैन है जो हमेशा मेरी केयर करता है। तभी वो दोनों बच्चे छुपकर उन्हें देख रहे होते हैं। शाओजी उन्हें देखकर स्माइल करती है। तभी लूवैन बोला, तुम स्माइल क्यों कर रही हो? शाओजी कहती है, कुछ नहीं, मैंने डिसाइड किया है कि अभी जो आपने एडवाइस दी है मैं उसे फॉलो करूंगी, लेकिन मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, क्या आप मेरे बच्चों को मेरे साथ बड़ा करना चाहते हैं? इस पर लूवैन बोला, मैं सिर्फ अपनी वाइफ के साथ अपने बच्चों को पालूंगा। शाओजी बोली, तो फिर मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। लूवैन कहता है, तुम्हें रिग्रेट तो नहीं होगा? शाओजी कहती है, नहीं। ये सुनकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। अगले सीन में लूवैन कहीं जा रहा होता है। उसका असिस्टेंट बोला, बॉस क्या आप आज रात की डिनर पार्टी अटेंड करेंगे? लूवैन कहता है, नहीं। असिस्टेंट बोला, लेकिन वो डिनर पार्टी बहुत
इंपॉर्टेंट है। इस पर लुवेन बोला, तुम्हें काम के अलावा अब कुछ और करने की जरूरत नहीं, जाओ अपने लिए कोई गर्लफ्रेंड ढूंढ लो। ये कहकर वो जाने लगता है। तभी वो दोनों बच्चे आकर उसे हक कर लेते हैं और वो चारों एक हैप्पी फैमिली बन जाते हैं। इसी के साथ ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है। आपको ये एंडिंग कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आप ऐसी अमेजिंग चाइनीज ड्रामास देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमारे सेकंड चैनल को भी विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।